नेक्स्ट है स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन। और अभी किसका क्वांटाइजेशन की बात हो रही है? स्पेस। तो स्पेस में डिस्क्रिटाइजेशन होगा। तो स्पेस में किसकी बात हो रही है? एंगुलर मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो स्पेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ही ले सकता है। किसके रेस्पेक्ट में? मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इस चीज को स्पेस क्वांटाइजेशन बोलेंगे। तो कैसे ले सकता है वो सब बात करते हैं। ठीक है, तो अ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मैग्नेटिक फील्ड डायपोल, लेट मैग्नेटिक डायपोल बी एक्सपोज्ड। स्पेस क्वांटाइजेशन कब होगा? जब आप एक्सपोज करोगे तभी होगा, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करोगे तभी होगा। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम व्हेन वी एक्सपोज द मैग्नेटिक डायपोल बोल दो या फिर एटम बोल दो। सुना, एटम को मैं मैग्नेटिक डायपोल मतलब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा। तो एक ही बात है कि आपका मतलब वो ऑर्बिट को रखना, मतलब वैसे भी सुने थोड़ा सा कि मैग्नेटिक डायपोल बी एक्सपोज्ड। इस बात का मतलब ये है कि एटम बी एक्सपोज्ड, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल उसको एटम से अलग नहीं कर सकते। वो जो ऑर्बिट है वो एटम के साथ साथ ही है। तो उस ऑर्बिट को मैग्नेटिक डायपोल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखना मतलब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखना। आर यू गेटिंग मी गाइस? ऑर्बिट अलग नहीं हो सकती ना, न्यूक्लियस से अलग थोड़ी कर पाओगे इलेक्ट्रॉन को। उसको साथ मतलब एटम को रखना मतलब ऑर्बिट को रखना, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल को रखना। ठीक है, लेट मैग्नेटिक डायपोल बी एक्सपोज्ड। मैं यहाँ पे एक और बात बोलूँ, एटम बी एक्सपोज, लेट एटम विल बी एटम बी एक्सपोज्ड। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। लेट मैग्नेटिक डायपोल बी एक्सपोज और एटम बी एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट कौन से वाला? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी कौन सा वाला? पॉइंटिंग अलोंग। अच्छा, मैं ये बात करने वाला था कि एक पॉइंटिंग अलोंग जेड का आपको ना एटॉमिक में जब भी बात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो आप हमेशा यूनिफॉर्म लेंगे और साथ में इसको जेड के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो अगर ना भी लिखूं तो ओबियस रहना चाहिए आपके लिए, बी तो ऐसे ही रहेगा। उसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूं अभी। पहले मैं उसी को बता देता हूँ। ठीक है, या एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं, ये पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा एक्चुअली आपको। चलते हैं। तो यूनिफॉर्म है और जेड कैप में और इसमें एक्सपोज कर रहे हैं। बेटा एक्सपोज करने का मतलब ये है कि आपका वो प्रिसिस करेगा इसके अबाउट। क्या होगा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोलोगे आप कि सर एल बोल दो या म्यू बोल दो, और वो प्रिसिस करेगा और बी यहाँ पे रहेगा और उसके अबाउट ऐसे कोनिकल शेप में प्रिसिस करेगा। बात कर ले सर, ऐसा होगा। मैं लिख देता हूं उसको। देन एल वैक्टर, और आप बोल सकते हो म्यू एल वैक्टर, और ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, विल प्रिसिस अबाउट बी एक्सटर्नल, will precise about B external, maintaining the angle between B external and L vector, maintaining the angle between B external and L vector। ये एंगल मेंटेन रहते हुए वो प्रिसिस करेगा एल वेक्टर। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं चित्र अनुसार बताता हूं कि क्या रहेगा। ठीक है, आइए बेटा हटा लो ये सब। सर ऐसे रहेगा,
बी एक्सटर्नल ऐसे किस वजह से हुआ वो आपको पूरा स्टोरी पहले से ही क्लियर है, ठीक है। तो इस वजह से हुआ सर, ये बी एक्सटर्नल है और बी एक्सटर्नल आपने बी जेड कैप लिया हुआ है, तो एल विल प्रेसिस अबाउट दिस डायरेक्शन, सो लेट वी कॉल इट एल वेक्टर, और इसके अबाउट ही ऐसे प्रेसिस कर रहा होगा, एंड दिस एंगल थीटा विल रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट दिस जर्नी, थ्रूआउट दिस प्रेसिशन मोशन, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन राइट लाइक म्यू एल विल प्रेसिस, इसको नीचे बढ़ा के ये भी प्रेसिस करेगा, ऐसे बोल सकते हो, हाँ है ना। और ऐसे बोल सकते हो कि द ऑर्बिट विल प्रेसिस। तो ये सारी बातें समझ में आई है, मेंटेनिंग दिस थीटा, ठीक है। गाइस लेट मी सी व्हाट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ एल, व्हाट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ एल। ये जेड डायरेक्शन है, सो जेड कंपोनेंट ऑफ एल का मतलब क्या हुआ कि जेड एक्सिस पे ये कितना कंपोनेंट आ रहा है, यही तो बात है। ये चीज क्या है, ये एल वेक्टर है, तो ये चीज क्या होगी सर, एल वेक्टर का कोस ऑफ थीटा, अगर ये एंगल थीटा होता है तो एल वेक्टर का कोस ऑफ थीटा, इसको हम एल जेड बोलने वाले हैं कि जेड का मतलब सॉरी एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट। कोई दिक्कत है किसी को, तो इजी सी बात है, ठीक है। तो मैं इस पूरी कहानी से ये उठा के ला रहा हूं कि एल जेड है वो मेरा एल ऑफ कोस थीटा है। मुझे एंगल पे बात करनी थी, अगर मैं कोस थीटा को देखूं कि कोस थीटा क्या है, तो आप बोल रहे हैं सर एल जेड डिवाइड बाई एल का मैग्नीट्यूड, ये चीज है, ठीक है। एंड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स यू गाइज नो कि एल जेड भी क्वांटाइज्ड है एंड एल वेक्टर भी क्वांटाइज्ड है, एंड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स as we know both Lz and L vector का magnitude are quantized and are given as दोनों क्वांटाइज्ड है। और कैसे दिया जाता है भाई, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाता है सर एल एल प्लस वन एच कट, ठीक है बेटा, और एम एल सॉरी एल जेड क्या होता है सर एम एल एच कट। बेटा सारी बातें पता है कि एम एल कहाँ से कहाँ होता है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ कि एम एल है वो आपका माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यू लेगा इन इंटीग्रल स्टेप्स। गाइस दैट क्लियर टू यू? यस सर। कितनी वैल्यू होंगी सर? सर 12 प्लस 1 वैल्यूज होंगी। ये जो टोटल वैल्यूज है वो कितनी है सर? 12 प्लस 1 वैल्यूज है इन टोटल एम एल की। जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल भी लूँ तो एल इक्वल टू अगर 2 होता है तो एम एल की वैल्यू क्या क्या रहेंगे सर? -2, -1 और 0 +1 एंड +2, ये 5 वैल्यू होंगे। बिल्कुल बातें समझ में आ रही है? अब बेटा एक बात बताओ, कोस थीटा क्या हो गया उससे, ये सब होने से कोस थीटा क्या होगा? आप नीचे चलते रहे ना, मैं ऐसे इधर उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। कोस थीटा क्या हो गया सर? कोस थीटा हो गया एल जेड क्वांटाइज्ड है, सो इट विल बिकम एम एल एच कट, और ये हो गया सर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। बेटा एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, सो कोस थीटा क्या हो गया सर? एम एल ओवर रूट एल एल प्लस 1 एच कट, सॉरी एल एल प्लस 1। एक बात बताओ बेटा, थीटा को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, ठीक है। थीटा को दिखा सकते हो ऐसे कि कोस इनवर्स ऑफ एम एल ओवर रूट एल एल प्लस 1। कुछ बातें हैं मेरे को बताना है यहाँ पे कि थीटा की इन टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, थीटा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है सर? गिवन एल के लिए मान लो जैसे एल इक्वल टू 2 दे दिया तो एम एल की वैल्यू 5 है। अगर एल इक्वल टू 2 है तो एम एल की वैल्यू 5 है, या गिवन एल के लिए एम एल की वैल्यू 12 प्लस 1 है इन जनरल, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट एम एल के लिए 12 प्लस 1 आएंगे। तो ये जो थीटा मेंटेन कर रहा है एल वेक्टर, ये एक्चुअल में गिवन एल के लिए 12 प्लस 1 वैल्यूज रख सकता है। तो एक कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं कि किसी भी एंगल पे नहीं हो सकता, ये एल बी से एल वेक्टर किसी भी एंगल पे आर्बिट्रेरी एंगल पे ओरिएंट नहीं हो सकता। पर्टिकुलरली 12 प्लस 1 डिस्क्रीट एंगल्स हैं जिन पे ओरिएंट हो सकता है, हाँ या ना? तो ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पे ही ओरिएंट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि स्पेस में कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही ले सकता है, इस जेड डायरेक्शन के रेस्पेक्ट बोल दो या फिर आप
बी के रेस्पेक्ट में बोल दो कि बी के रेस्पेक्ट में या जेड डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ही हो सकता है आपका एल वेक्टर, इस चीज को बोलते हैं कि स्पेस क्वांटाइज्ड है। एल वेक्टर कैन टेक ओनली डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस इन द स्पेस, दैट मींस स्पेस इज क्वांटाइज्ड, और इस चीज को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आपको इजीली समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है कि एल जेड क्या होगा, है ना, वो अपने आप आ गया क्वांटम से सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि फॉर ए गिवन एल सिंस एम एल कैन हैव, या फिर एक बार लिख देता हूँ कि थीटा विल हैव 12 + 1 वैल्यूज फॉर ए गिवन एल। आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं उससे नीचे लिख देता हूं बिकॉज फॉर ए गिवन एल एम एल विल हैव, या एम एल कैन टेक 12 + 1 वैल्यूज, सो थीटा विल हैव 12 + 1 वैल्यूज। ठीक है यार, चलेगा, बार बार लिखने को एक ही बात को क्या फायदा है? समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है। सो और उसको लैंग्वेज में थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं, सो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर can't have any arbitrary angle, या ऐसे लिख सकता हूं कैन नॉट बी ओरिएंटेड एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सटर्नल, कैन नॉट बी ओरिएंटेड एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल it can take, it can be oriented at some particular 12 + 1, it can be oriented at 12 + 1 discrete orientations, can be oriented at 12 + 1 discrete एंगल्स बोल दो, वही चलेगा, कैन बी ओरिएंटेड एट 12 + 1 डिस्क्रीट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सटर्नल, क्या डायरेक्शन के साथ में। दिस थिंग इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन, दिस थिंग इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन of angular momentum, of orbital angular momentum, of orbital angular momentum। तो बेटा फील लेना आपको, तो फील सिंपल समझ में आ गई, कैन टेक ओनली 12 + 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन, सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ एल पे बात की है, म्यूएल पे भी वही बात रहेगी, क्लियर है? ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। ये थीटा वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं उसको यहां से निकाल लो, जैसे l = 1 होगा तो उसके लिए क्या क्या आएगा, l = 2 है उसके लिए क्या क्या आएगा, ये हमारे न्यूमेरिकल्स है, तो ये को मुझे निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स है 9वीं क्लास की, कर लोगे सब लोग। मैं जैसे l = 1 दे दिया तो सर ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, 0 और +1, तीनों डालो, तीनों एंगल आ जाएंगे, ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ एक बार के लिए, मेरा लिखने का काम पूरा हो गया, सब समझ में आया। कैन नॉट हैव एनी arbitrary orientation but can take only 12 + 1 discrete orientations, ठीक है, and this thing is known as space quantization, okay। so और क्या करना चाहिए यहाँ पे, और करना चाहिए हमें थोड़ा सा कुछ है, एक और बात है थोड़ी सी, तो वो इंपॉर्टेंट सी है, सुनना। थीटा कांट बी, कैन नेवर बी 0 और पाई, दोनों नहीं हो सकते, 0 एंड लिख देता हूं, 0 एंड पाई दोनों नहीं हो सकते, कैन नेवर बी, नोटिस करना, ये करते हैं, बताओ थीटा = क्या है सर, कोस इनवर्स ऑफ ml/√LL + 1, ये मैं कह रहा हूं नोटिस के लिए था, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट नोटिस कि थीटा कैन नेवर बी 0 एंड पाई, 0 पाई नहीं हो सकता कभी भी।
सर थीटा को जीरो होने के लिए क्या चाहिए? कोस इनवर्स ये जो चीज है ये क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। और पाई होने के लिए ये -1 होना चाहिए। आप बताओ क्या ये 1 कभी हो सकता है? सोचिए 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर की वैल्यू एक गिवन एल के लिए हाईएस्ट तो एल हो सकती है और लोवेस्ट है -L हो सकती है बाकी इंटीग्रल स्टेप्स में। तो एक बार हाईएस्ट वैल्यू ऊपर रख के देखते हैं। ऊपर अगर एल रख के देखते हैं तो नीचे क्या है? सर ये रूट में अगर आप ढंग से देखोगे तो L² + L है। ऊपर हाईएस्ट वैल्यू L है। इसी से इससे क्या 1 आ सकता है कभी? नीचे L² प्लस समथिंग है तो रूट लोगे तो जस्ट अगर L² होता तो ही L आता, ठीक है। अब प्लस समथिंग और है तो ये L से थोड़ा बड़ा आएगा, आया ना। तो ये पूरी चीज हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है। और ml की अगर वैल्यू -1 होती है लिस्ट वैल्यू तो फिर ये -1 कभी नहीं आ सकता, है ना। जब ये 1 नहीं हो सकता कभी, -1 नहीं हो सकता, तो फिर थीटा 0 और पाई भी कभी नहीं हो सकते। उसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो कि एल वेक्टर कैन नेवर बी ओरिएंटेड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द बी एक्सटर्नल। कभी भी बी की डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं होगा, ना ही उसके पैरेलल ना ही उसके एंटी पैरेलल। बिल्कुल सही बात है, इसको लैंग्वेज में ऐसे बोला जाएगा। समझ रहे हैं आप सारी बात? अच्छा ये बात ओबियस सी है तो तुम कहो तो मैं एक बार लिखवा देता हूं, समझा देता हूं कि कैसे आ रही है, ठीक है। फॉर थीटा टू बी 0, पहला पॉइंट डालना, फॉर थीटा टू बी 0 ml/√L+1 should be 1। या ये थोड़ा लैंग्वेज तरीका अलग हो जाएगा, अच्छा सर नहीं है तरीका डिस्कस करने का। एंड दिस कांट बी 1, लिख दो यार सीधा ही। एंड दिस कैन नेवर बी 1, कैन नेवर बी 1 एज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ml इज एंड फॉर दैट ये जो वैल्यू है ml/√L² + L, वो आपकी L ओवर ये ml है यार, ऐसे लिखना हमेशा, ये m के नीचे L है ऐसे, ठीक है। वो थोड़ा मेरे से लिखा जाता है ऐसे, L/√L² + L। और नीचे वाली चीज हमेशा ही ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन L है। कब से 1 हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थीटा कांट बी 0। बेटा समझ में आया तो बोल दो, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। बाकी बहुत ही बेसिक सी मैथमेटिक्स है, छोटी सी मैथमेटिक्स है कि नीचे वाली चीज हमेशा बड़ी है ऊपर वाले से। ऊपर वाली अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले रही है तो वो हमेशा नीचे वाली ही बड़ी आ रही है, ठीक है। सिमिलरली और थीटा इक्वल टू पाई, भैया इसको क्या होना पड़ेगा? ml ओवर इसको +L, ठीक है। शुड बी -1 एंड दैट कांट बी एंड दैट नेवर बी बिकॉज एंड दैट नेवर बी बिकॉज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ, हाईएस्ट बोल दो या मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव लगा दिया ना, -1 चाहिए था तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ ml इज -L एंड फॉर दैट ml ओवर L² + L क्या हो जाएगा? -L ओवर √L² + L। अगेन जो नीचे वाली ये जो चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन L है, तो दिस कांट बी -1। आप ऐसे लिख दीजिए, दिस कांट बी -1। फिर क्लियर है कि बात? कभी भी नहीं हो सकता फिर। सो थीटा कांट बी पाई, तो थीटा वॉन्ट बी पाई या विल नेवर बी पाई।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट है और आपको मतलब ऑटोमेटिक आ रहा है, घर से नहीं लाया और इजीली समझ में आ रहा है, इसको दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बात, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। भविष्य में हम स्पिन हाफ और स्पिन अप, स्पिन अप की बात करेंगे, स्पिन डाउन और स्पिन अप की बात करेंगे। आप शायद जानते भी हो स्पिन अप और स्पिन डाउन के बारे में, जानते हो? अरे स्पिन अप और स्पिन डाउन नहीं सुना तुमने? हाँ, स्पिन अप और स्पिन डाउन नहीं सुना? अबे यार इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते थे, किस बात कर रहे हो यार? चलो फिर अब मैं अभी भी बात नहीं कर रहा, तुम पता ही नहीं तो मैं थोड़ी सी देर बाद बात करूंगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं करवा दूं या थोड़ा सा मैं और विजुलाइज करा दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। सुनना एक बार, लिखना मत। ये बी एक्सटर्नल है, लेट मैं एल इक्वल टू 1 का केस देता हूं आपके सामने। बेटा एल इक्वल टू 1 के लिए सर एम एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी सर? -1 0 और +1 हो जाएंगे, ठीक है। बेटा थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी सर? कोस इनवर्स एम एल ओवर, बेटा याद मत रखना थीटा का फॉर्मूला निकाल लेना हर बार। स्पेस क्वांटाइजेशन मतलब है कि एल जेड देखना है अपने को कितना होगा, उससे अपने आप आ जाएगा सब। तो रूट एल एल प्लस 1, ठीक है सर। क्या क्या है थीटा के? बेटा एम एल इक्वल टू 0 के लिए, एम एल इक्वल टू -1 के लिए बताइए थीटा कितना है? कोस इनवर्स, बेटा कैलकुलेट करके दे तो बहुत ही मजा आ जाए मुझे। बेटा ये हो गया एल एल प्लस 1 √2 हो गया ये, है ना? ये तो सर सीधा ही आ गया, कितना आ गया थीटा? 145 ना, 135 डिग्री में, या 3π/4। कोस इनवर्स -1/√2 सही है भैया? कोस 3π/4 का ही तो माइनस ही आएगा, आप करके देख लो। कोस 3π/4 को π/2 प्लस पाई, नहीं पाई प्लस π/4, ASTC से कहाँ पे आएगा ये? पाई प्लस π/4 यहाँ पे आएगा तो माइनस आएगा, कोस्ट बदलेगा नहीं, कोस π/4 और -1/√2। बेटा आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एम एल इक्वल टू 0 के लिए सर कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 बेटा क्या होता है? थीटा 1 बोल देता हूँ इसको, मैं थीटा 2 बोल देता हूँ। कोस इनवर्स 0 होता है बेटा आपका, कोस इनवर्स 0 कोस π/2 0 होता है, तो थीटा 2 क्या आ गया आपका? π/2। बेटा लिख ले, क्या कर रहे हो तुम? +1 के लिए थीटा 3 बोल देते हैं उसको, कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 आ जाएगा बेटा, ये π/4 आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे दिया तुमको कि ऐसे ऐसे आपके थीटा आएंगे। अभी थोड़ा उसको वैसे भी दिखाएंगे यहाँ पे कि थीटा दिखेंगे कैसे, मतलब क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकती है L इक्वल टू 1 केस। ऐसे ही बता दे थोड़ा सा फील लेने के लिए, फ्री बैठे थे, ठीक है। लिख लो एक बार थोड़ा सा फर्स्टली। अच्छा यहाँ तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल हुआ नहीं, बाकी कोई और एल की वैल्यू के लिए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ठीक है। अब सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं थीटा क्या क्या वैल्यू आई है सर? एक आई है π/4, एक π/2 और एक 3π/4। तो 3 ओरिएंटेशन हो सकती है, हटा लो एक बार, पूरा हो गया सबका, खुद से निकाले यार, ठीक है। थीटा की 3 ओरिएंटेशन हो सकती है, सुनिएगा। जब थीटा इक्वल टू π/4 है, तो थीटा 3 वाला केस है, आप उसको जो भी एम एल वगैरह जो भी लिखना चाहो, एम एल इक्वल टू सॉरी एल इक्वल टू कितना आपका 1 और एम एल इक्वल टू कितना है ये आया होगा शायद +1 के लिए, ठीक है। इसको ना आप एल एम एल स्टेट क्वांटम में ऐसे बोलते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1 1, ठीक है। ये स्टेट में आपका जो एल वेक्टर है वो कैसे रहेगा? बी एक्सटर्नल के साथ में। सर कैसे ओरिएंटेड रहेगा? थीटा 3 इक्वल टू π/4 पे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर रहेगा, ये π/4 जैसा कुछ एंगल रहेगा, इस तरीके से आपका एल वेक्टर ओरिएंट रहेगा। तो एक तो ये ओरिएंटेशन ले सकता है, और आपका दूसरा क्या था? अच्छा इसको जेड एक्सिस भी बोल सकते हो, ध्यान रखना जेड एक्सिस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। हम जेड एक्सिस की बात वापस से बोलो कि क्यों लेते हैं, जेड एक्सिस क्यों लेते हैं, मैंने काफी बार बोला लेकिन बताया नहीं है, सुन लीजिए। क्वांटम में एल वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, Lx, Ly और Lz। हमारे पास वहां पे कोई डिस्कशन होगा जब आप एंगुलर मोमेंटम चैप्टर पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, ठीक है।
कि तीनों में से किसी एक को ही हमें चूज करना पड़ता है एल के साथ या एल स्क्वायर के साथ कम्यूट करने के लिए, सॉरी एल नहीं, एल स्क्वायर के साथ। अब वापस सुनिए, वहां पे क्या CSCO बनाना पड़ता है, कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स बनाना पड़ता है। तो LX LY LZ तीनों कम्यूट कर रहे होते हैं एल स्क्वायर के साथ में, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि LX LY आपस में कम्यूट नहीं करते, LY LZ आपस में कम्यूट नहीं करते, LZ LX आपस में कम्यूट नहीं करते। तो इन तीनों में से बोले किसी एक को उठाना पड़ेगा जिसके साथ हम इसका कम्यूटेटर जीरो तो है ही और CSCO बना पाए, दोनों का एक कंबाइंड स्टेट बना पाए। पता नहीं किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, बट वो क्वांटम में आ जाएगा तुमको, ठीक है। या फिर मैं थोड़ी कोशिश कर लूँ, एक बार के लिए, या एक बार मुझे ये काम करने तो फिर बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, फिर आप सबको समझ में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। सर थीटा इक्वल टू π/2 वाली सिचुएशन कैसे होगी? थीटा 2 बोलो बेटा उसको शायद। अच्छा, कभी ऐसे डायग्राम हो ना तो एल वेक्टर कैसे होगा, ये स्टेट में है आपका सिस्टम, इस स्टेट में LML स्टेट में, ठीक है, 1 स्टेट में है, ऐसे बोला जाएगा। आया समझ में सबको? ठीक है। अच्छा, ये कॉमन आइगन स्टेट है एल स्क्वायर की और LZ की। अभी क्वांटम की बात है, थोड़ी क्वांटम देखो यार यहाँ पे आएगी, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉमन आइगन स्टेट लिखते हैं इस तरीके से, एल स्क्वायर और LZ की। यही तो मुद्दा है कि एल स्क्वायर और LZ की कॉमन आइगन स्टेट डिफाइन कर रखी है हमने, इस वजह से बी को हम Z डायरेक्शन में लेते हैं। सिंपल सा आंसर तो यही है। वो क्यों डिफाइन कर रखी है वो मैं समझा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, कॉमन आइगन स्टेट ऑफ, आइगन स्टेट की बजाय मैं इसको आइगन कैट बोल सकता हूँ क्योंकि कैट फॉर्म में है, ठीक है। आइगन कैट ऑफ एल स्क्वायर एंड LZ, इस वजह से आपने थोड़ा सा मतलब ये 1 वाली सिचुएशन हो गई। थीटा इक्वल टू π/2 बेटा किसके लिए था ये ML? सर 0 के लिए, और L इक्वल टू 1 केस के लिए। तो बेटा इसका जो LML स्टेट है वो कैसे लिखा जाएगा? सर 1 0 लिखा जाएगा। आपका जो B एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में आपका जो L वेक्टर वो कैसे ओरिएंट होगा? सर ऐसे ओरिएंट होगा। थोड़ा बड़ा बन गया शायद। प्रीसेस कैसे कर रहा होगा? बेटा इस तरीके से ये कौन मतलब क्या बोलते हैं, मैं सर्किल ही बना रहा होगा इस बार तो। आया समझ में? उसका भी प्रिसिशन आपको दिखाना चाहिए, या तो ये अभी ऐसे प्रिसिस कर रहा होगा यहाँ पे, तो ये ओरिएंटेशन हो सकती है L इक्वल टू 1 केस में, ये हो सकती है। आप उस चीज को ऐसे बोल सकते हो, सिस्टम इस स्टेट में हो सकता है और सिस्टम इस स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा बताऊं यहाँ पे, ये जो 1 है वो सुनो एक बार, ये जो 1 है वो एक्चुअल में Z कंपोनेंट को इंडिकेट करता है। आप देखेंगे यहाँ पे Z कंपोनेंट प्लस आ रहा है या 0 आ रहा है, तो LZ क्या होता है आपका? MLH कट होता है ना। तो यहाँ पे जो है उससे आपको LZ के बारे में पता लग जाएगा वो क्या है। लाइक अभी यहाँ पे अगर 1 आ रहा है और प्लस आ रहा है तो मतलब ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि जो Z कंपोनेंट है वो पॉजिटिव आए। अभी देखिए आप, ये ओरिजिन है, ये ऊपर प्लस Z है, नीचे माइनस Z है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 है तो ये L वेक्टर इस वे में है कि जो LZ है वो आपका 0 आए। अभी देखेंगे तो कंपोनेंट आप लेंगे तो थीटा इक्वल टू π/2 है तो 0 कंपोनेंट आएगा, LZ एक्चुअली 0 होगा। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि जो कन्फिगरेशन है वो LZ इक्वल टू किसके लिए है? प्लस H कट के लिए है, ठीक है। ये जो कन्फिगरेशन है ये वाली सेकंड वाली वो LZ इक्वल टू 0H कट के लिए है। सारी बात एक ही बात है, आप इनको यहां से भी समझ सकते हो, ये स्टेट पे से भी समझ सकते हो। आपने बोला था नहीं कॉमन आइगन स्टेट ऑफ L स्क्वायर और LZ है, तो सुनना है उसका मतलब क्या है, लिख दो यहाँ पे कि L स्क्वायर जब आप इस पे ऑपरेट करोगे, L स्क्वायर ऑपरेटर LL प्लस LML पे ऑपरेट करोगे तो वो ये देगा आपको LL प्लस 1 H कट स्क्वायर, और वापस ये स्टेट आएगी क्योंकि इसकी आइगन स्टेट है। आइगन स्टेट तब बोलते हैं किसी को, किसी ऑपरेटर की, जब ये आप इस स्टेट पे ऑपरेटर लगाएं तो स्टेट वापस से आ जाए तो आइगन स्टेट बोलते हैं इसको, और कुछ वैल्यू आ जाए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो ये L स्क्वायर की आइगन वैल्यू है, ठीक है, और ये इसकी आइगन स्टेट है, और ये LZ की भी आइगन स्टेट है। कॉमन आइगन स्टेट की बात हुई थी ना, तो अब सुनना, जब L स्क्वायर ऑपरेट करते तो उसको इस वाले पोर्शन से मतलब रहता है। आप देखेंगे तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो इससे डिसाइड हुई है। जब LZ इस पे ऑपरेट करोगे तो उसको फिर इससे मतलब होती है, और इसकी होती है ML H कट एंड
वापस से स्टेट आ जाएगी। तो कॉमन आइगन स्टेट का मतलब ये है। ठीक है बेटा, लिखते रहिए, जिन्हें थोड़ी बहुत क्वांटम पढ़ी उनको पता चल रहा होगा सारी बातें। अच्छा, कहीं ये डिस्कशन कहीं पे भी जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, सब यही आसपास ही लिखते रहना। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं बनाना बेटा, ये देखिए क्या है, ब्रैकेट जैसा नहीं, कैट है ये लास्ट वाला थोड़ा सा वैसा हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या इन चीजों से तुम वाकिफ नहीं हो? आप नहीं है? आप तो होंगे यार, है ना? आपने क्वांटम नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हो, फिर क्या पढ़ा है क्वांटम में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन? कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे जब बताएंगे सारी चीज, ठीक है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 1 है शायद, और दैट वाज 3 पाई बाई 4। तो ये वाला जो ओरिएंटेशन वो कैसे होगा बेटा? 3 पाई बाई 4 बताइए कैसे एंगल होगा? 3 पाई बाई 4 होगा सर, ये तो 90 हो गया था बेटा। तो ये थोड़ा नीचे बना लेते हैं अपन जेड एक्सिस को। तो ये सर यहाँ से ऐसे इतना बना देता हूँ, सब में एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही है, ठीक है? तो ये बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन से 3 पाई बाई 4, ये ऐसे 3 पाई बाई 4 है, थीटा वहीं से मेजर कर रहे हैं अपन, ठीक है? और ये ऐसे प्रेसिस कर रहा होगा। अब आप देखिए कि एल जेड है वो नेगेटिव है या नहीं है, ये ओरिजिन है बेटा आपका, एल जेड है वो नेगेटिव है या नहीं है? तो इसलिए ये स्टेट आपकी एल एम एल फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे होने वाली है सर? 1 और -1, ठीक है? आपको वैसे ही पता है कि एल इक्वल टू 1 है और एम एल इक्वल टू क्या है आपका? -1 के लिए ये थीटा तभी तो आया था भाई, आया ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इससे ही ओरिएंटेशन आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि क्या होगी, थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ठीक है? तो जब कभी, अब और सुनना अच्छे से, ये पूरा बना लिया आपने, सारा समझ लिया। अब स्पेस क्वांटाइजेशन का अच्छे से मतलब समझना, ठीक है? सुनना, हटा दो। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एल का मतलब अब मैं बता रहा हूं अभी अच्छे से, और अच्छे से क्लैरिटी के साथ में। एल वेक्टर का मतलब है, पहले सुनना उसके बाद लिखना। जैसे फॉर एल इक्वल टू 1 केस के लिए बताता हूँ, फॉर एल इक्वल टू 1 केस, कोई भी एक एल की वैल्यू पर्टिकुलर लेके बात करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कोई एटम है, वो एल इक्वल टू 1 की स्टेट में है, एल इक्वल टू 1 की स्टेट में है। तो अब उसका जो एल वेक्टर है वो इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है। किस में हो रहा है ये पता नहीं होता किसी को भी, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है? ये है इसका मतलब। आप ये ना सोचे कि ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, तीनों एक साथ नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। एक एटम है वो एक ही ओरिएंटेशन लेगा। हाँ, अगर आपने देखो अभी आपने क्या करना है, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया, तो ये जो एक ही एटम है वो तो कोई एक ओरिएंटेशन लेगा बी के रेस्पेक्ट में, या तो ये, या फिर 90, या फिर ये 3 पाई बाई 4। अगर आपने पूरा सैंपल एक कंटेनर में डाल के, एक डिस्चार्जिंग ट्यूब में डाल के और बी एक्सटर्नल में डाल दिया, मतलब बहुत सारे एटम्स को बी एक्सटर्नल में डाल दिया, तब कुछ एटम इस ओरिएंटेशन में होंगे पाई बाई 4 पे, कुछ एटम इसमें होंगे और कुछ एटम इसमें 3 पाई बाई 4 पे होंगे। ये है कहानी, आई क्या समझ में? अगर एक एटम को डालोगे तो और लिखना पड़ेगा कि द सिंगल एटम कैन बी ओरिएंटेड इन आइदर ऑफ द 3 डायरेक्शंस, 3 ओरिएंटेशंस, डायरेक्शन की बजाय ओरिएंटेशंस, ठीक है? ए सिंगल एटम कैन टेक ओरिएंटेशन, can be in either of 3 or possible orientations, either of 3 possible orientations, in either of, ये समझ में आ गया? वो जो मैं बोल रहा हूँ वही है कि अंग्रेजी? सिंगल एटम कैन बी इन आइदर वन ऑफ द 3, वन और लिखना चाहिए ना, आइदर वन ऑफ 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। अब सही है ना? किसी एक में रहेगा। अगर एक सैंपल को एक्सपोज करोगे यहां पे, इफ ए सैंपल of many atoms, sample containing lot of atoms, a lot of atoms be exposed to external field, to be external, वो उसको हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि z डायरेक्शन में, ठीक है? देन
सम ऑफ एटम्स विल बी इन थीटा वन, सम अदर विल बी इन थीटा टू, और सम अनदर विल बी इन थीटा थ्री ओरिएंटेशन, ठीक है। देन सम ऑफ देम लिख देना पूरा खुद से, सम ऑफ देम या फिर इसके बाद में देन ऐसे बोल देना कि n1 है वो थीटा वन ओरिएंटेशन में होंगे, n2 है थीटा थ्री टू ओरिएंटेशन में होंगे, और n3 थीटा थ्री ओरिएंटेशन में होंगे। ये एटम्स की बात कर दी मैंने। तो कुछ एटम एस में होंगे और n है आपका n1 प्लस n2 प्लस n3। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, अगर n हो तो कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे। ये मतलब है बेटा स्पेस क्वांटाइजेशन का ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन। बढ़ जाओ। इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो फिर मेरा वापस रह गया यार कि वो जेड डायरेक्शन में कोरिलेटेड मानते हैं, ठीक है। सुनना अभी क्वांटम में, हालांकि अब ना समझ में आया तो चुपचाप रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा भविष्य में। अभी लिख भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, जब सब्जेक्ट सारे एक साथ मतलब एक बार पढ़ लोगे फिर रिवाइज करोगे तब इन बातों का मतलब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा तो। एक्चुअल में आप क्वांटम में जब पढ़ोगे ना तो एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ कम ब्रैकेट को वहां पे आप ऐसे बोलते हो, कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो जीरो आता है। एल स्क्वायर का एल जेड सॉरी एल वाई के साथ भी जीरो आता है, और एल स्क्वायर का एल जेड के साथ भी ब्रैकेट जीरो होता है, ठीक है। और एल एक्स का एल वाई के साथ ब्रैकेट जीरो नहीं होता है, और एक्चुअल में आयोटा एच कट एल जेड होता है। ये ऑपरेटर्स है यार सब जगह, ठीक है, ऑपरेटर्स है, सो सॉरी। एल वाई का एल जेड के साथ में, हालांकि ये बात आप समझ सकते हो अगर आपने क्लासिकल पढ़ा है तो, कम्यूटेटर्स तो एटलीस्ट समझ सकते हो, ठीक है। वहां पॉइजन ब्रैकेट की बात की थी, वो एच आयोटा एच कट हट जाएगा, बाकी तो चीजें वही रहनी है ना। वाई और जेड के बाद क्या था भाई, साइक्लिक ऑर्डर में थे ये सारी चीजें, तो एक्स आता है तो एल एक्स हो जाएगा सर। और ये अगर एल जेड और एल एक्स की बात कर रहे हो आप, दूसरा आयोटा एच कट एल वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या है सी एस सी ओ, सी एस सी ओ क्या होता है, सी एस सी ओ होता है कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। क्या बोला इसको, कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। अभी इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं, सिंपल आपको एक सेट बनाना है ऐसे ऑपरेटर्स का जो कम्यूट कर रहे हो, पहली कंडीशन तो यही है जो कम्यूट कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछूं, लिखते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि क्या एलेक्स सॉरी क्या ऐसा सेट बना सकता हूं एल एक्स एल वाई और एल जेड और एल स्क्वायर, क्या ये सेट बना सकता हूं? ये सेट है, करली ब्रैकेट का मतलब सेट है, ठीक है। क्या एक ये सेट को मैं सी एस सी ओ बोल सकता हूं? बोलिए, क्या कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है? कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर का मतलब है जितने भी ऑपरेटर्स है यहाँ पे वो सब कम्यूट करने चाहिए। अगर ऐसे कुछ सेट बनाते हो ना, ए बी ऐसे ऑपरेटर्स का सेट बनाते हो, ऑपरेटर लगा देना यार, ए बी सी ऐसे तीन हो चार हो, अगर ये सी एस सी ओ होता है ना उसका मतलब है पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैं दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है वो होती है आपकी कि दे ऑल म्यूचुअली कम्यूट, द ऑपरेटर्स शुड कम्यूट म्यूचुअली, ऑपरेटर्स शुड कम्यूट म्यूचुअली, आपस में ब्रैकेट जीरो होना चाहिए जितने भी है सबका आपस में। मतलब आप समझ गए होंगे कि ए बी जीरो होना चाहिए, बी का सी के साथ जीरो होना चाहिए, सी का ए के साथ जीरो होना चाहिए, सब जितने भी कम्यूटेटर पॉसिबल है वो सब जीरो होने चाहिए। दिस शुड कम्यूट म्यूचुअली, ये पहली रिक्वायरमेंट है सीएससीओ के लिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है बेटा। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये सीएससीओ है, कौन सा ये सेट सीएससीओ है क्या? बताओ ये सीएससीओ है क्या? भाई ये दोनों कम्यूट होने चाहिए, क्या कम्यूट हो रहे हैं?
अरे नहीं सर, ठीक है। ये दोनों फिर कोई एक भी गड़बड़ कर गया तो फिर गड़बड़ ही है, तो ये CSCO नहीं है बेटा। सही आ रहा है बात समझ में? ये CSCO, अरे यार CSCO नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि ये CSCO है क्या? दोनों कम्यूट कर रहे हैं, है? अगर ये बोलूं कि ये CSCO है क्या? है सर। क्या ये CSCO है क्या? है सर। ठीक है, तो अब ये है कि ये वाला CSCO तो बन नहीं सकता, लेकिन ये 3 CSCO बन सकते हैं। अब अपने को एल स्क्वायर के साथ किसी एक को CSCO लेना है, किसी एक का लेना है। एल स्क्वायर का वी वांट ओनली वन टू कम्यूट विद, वी वांट टू प्रिफर ओनली वन, वी वांट टू प्रिफर ओनली वन टू कम्यूट विद, या टू मेक CSCO, टू मेक CSCO विद एल स्क्वायर। किसी एक को करना है, वो वहां पे सिचुएशन समझ में आ जाएगी किस वजह से। ठीक है, अभी एक बार के लिए ऐसा सोचो, वहां पे ऐसा कुछ है कि किसी एक को चूज करना है। वी वांट टू प्रिफर ओनली वन, किसी एक को प्रिफर करना है टू मेक CSCO विद एल स्क्वायर। तो देखिएगा, टेक्निकली तो आप किसी को भी ले सकते हैं। वी कैन टेक LX, LY एंड LZ, किसी को भी ले सकते हैं, है ना। बट कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब होता है कि परंपरागत रूप से, ठीक है, मतलब पीछे के लोगों ने, आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटम, हमसे पीछे जिनने क्वांटम डेवलप किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, श्रोडिंगर वगैरह की, उन्होंने LZ को प्रिफर किया है। ठीक है, इस वजह से Z डायरेक्शन हमारे लिए स्पेशल हो जाती है क्वांटम में। ठीक है, किसी एक को करना था, LX LY सब इक्वली प्रोबेबल है, बट कन्वेंशनली LZ वाज चोजन टू बी टू कम्यूट, सॉरी, टू make CSCO with the L square. Clear? However, all are possible. However, we can choose any one of them. However, we can choose any one out of LX, LY, LZ to commute with L square. सब इक्वली प्रोबेबल है, दैट इज ऑल आर इक्वली प्रोबेबल, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बट कन्वेंशनली, अब भाई ऐसे कुछ मुद्दा होता है तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ बैठती है, मीटिंग होती है, भाई बताओ कौन सा लेना है, और फिर वो सारे पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित हो जाता है कि अब सब इसी के साथ काम करेंगे, कोई भी अपना एंडापट्टी खुद से वाला इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि साइंस डजंट हैव बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट कन्वेंशनली, कन्वेंशनली किसमें, ठीक है ना, कन्वेंशनली मतलब परंपरागत रूप से, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे अपना, उससे थोड़ी फील आ जाती है। LZ was chosen, LZ operator was chosen to make CSCO with L square, and that's why we talk about common eigenstate of L square and LZ. जो CSCO बनाते हैं तो कॉमन आइगनस्टेट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द कॉमन we always talk about कॉमन आइगनस्टेट ऑफ, जब भी कोई दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं ना तो कॉमन आइगनस्टेट एग्जिस्ट करती है। तो अब दोनों कम्यूट कर रहे हैं L स्क्वायर और LZ, तो फिर इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन आइगनस्टेट्स ऑफ L square and LZ. Oh, that is LML. कैट फॉर्म में ये है और स्फेरिकल हार्मोनिक्स में ये है, मतलब फंक्शनल फॉर्म में ये है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये फंक्शनल फॉर्म में, ये कैट फॉर्म में। कैट फॉर्म मतलब डिराक नोटेशन। अब पता नहीं आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये दोनों ही एक चीज। ठीक है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स और ये आपका कैट फॉर्म डिराक नोटेशन में। इन डिराक नोटेशन, ये इन फंक्शनल स्पेस, इन फंक्शनल स्पेस बोल दो या इन स्पेस बोल दो, इन स्पैटियल स्पेस। स्पैटियल स्पेस मतलब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में थीटा और फाई और LM। ठीक है, और इन डिराक नोटेशंस LML,
ऐसे बोलते हैं इन डिराक नोटेशंस। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस इतना ही बहुत है। डिराक नोटेशंस, ठीक है, चलेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वाई है बेटा, वाई एल एम, कैपिटल वाई, ठीक है। अब समझ में आया वो स्टेट भी अपन एल एम एल क्यों लिख रहे थे, और क्यों एल जेड हमेशा मतलब प्रिफर किया जा रहा है, या क्यों जेड डायरेक्शन में हमेशा फील्ड लिया जा रहा है। अच्छा वो बात तो अपने लिखी ही नहीं कि दैट्स वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट, तो ये तो लिख दिया। एंड ऑल्सो, अरे यार एक मिनट एक मिनट, एंड दैट्स वाई एंड ऑल्सो we always talk about b external, yeah, we always take b external, that's, and also we always take b external pointing along z, cap. Also we always take b external pointing along z. आई होप अभी आपको कोई भी कंसेप्चुअल इश्यूज नहीं है। ऑनलाइन से एक बार मुझे जरूर बोल दे कि हाँ सर क्लियर है, अगर नहीं है, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगा। बोले भाई साहब, ये क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए। ऑनलाइन से एक बार रिस्पॉन्ड कर दे। यस सर, क्लियर है। तो क्या तुम्हें पहली बार में नहीं समझ में आया कि मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे? गजब आदमी हो यार, है? इनको विकराल रूप चाहिए मेरा, ऐसे मानेंगे नहीं है। ओके गाइस, कहां पर थे अपना? अपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वेरी सिंपल कि स्पेस में डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होंगे, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन। एंड प्लीज वेट, थोड़ा सा बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कंसेप्ट है वो प्रपोज किया गया था एज ए हाइपोथेसिस, होता है ना, मतलब कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं दिया गया था जब फर्स्ट टाइम दिया गया था। तो ये थ्योरी प्रपोज किया गया था कि इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन होता है। और क्या प्रपोज किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटा सा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, हैविंग चार्ज -e, और चार्ज स्फीयर है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, रोटेशन है, स्पिन कर रहा है। अपन रोटेशन के बजाय स्पिनिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे। और सेम वे में जैसे अर्थ है वो सन के अबाउट खुद के एक्सिस पे भी घूमते हुए ऐसे ऑर्बिट में मोशन करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। बट यहाँ पे न्यूक्लियस में, मतलब एटम में, न्यूक्लियस के अराउंड सेम वे में इलेक्ट्रॉन है। हाउएवर दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, बट ऑर्बिटल मोशन तो कर ही रहा है, बट खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है, खुद के एक्सिस पे घूमते हुए ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। ये प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है भाई, कोई भी ऐसी कोई उड़ते तीर वाली बात आती है तो कोई ना कोई मुद्दा रहा होता है वहां पे, वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो कुछ अपने को एडिशनल स्टेप चाहिए होता है, ऐसे कुछ ऐसे प्रपोज करनी पड़ती है, कुछ थ्योरियां ऐसे बतानी पड़ती है, हाँ ना, कुछ थ्योरीज ऐसे डालनी पड़ती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स वहां इंसर्ट कराने पड़ते हैं। लाइक मैं बात करूं एक बार के लिए कि प्लैंक्स लॉ था, वो जब ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम वो कैसे भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो प्लैंक ने बोला कि मैं ऐसे मान के कर लेता हूं एक बार, वो हो गया, सिस्टम बैठ गया। तो वो भी प्रपोज ही ऐसी वजह से, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन फर्स्ट टाइम ऐसे बस सेटिंग बिठाने के लिए किया। तो इधर भी कोई सेटिंग गड़बड़ हो रही है, उसको सेट करने के लिए एक कंसेप्ट है वो प्रपोज किया जा रहा है। किसने किया वो तो बता देंगे, गोल्डस्मिथ एंड उलेनबैक, ठीक है। तो एक प्रपोज किया गया था किस दो साइंटिस्ट के द्वारा, गोल्डस्मिथ एंड उलेनबैक। क्या बोला गया था उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये बात करना चाहिए कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड, प्रपोज ही क्यों किया गया था। तो टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था सुबह आते ही कि फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन तब होगा जब हम क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन मान लेंगे प्लस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मान लेंगे। तो स्पिन को एक बार कंसेप्ट को लाना पड़ेगा कहानी में, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर कैसे भी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी,
भाई सोमरफील्ड ने बहुत तगड़े एफर्ट मारे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस पर भी नहीं हुई तो फिर अब और कुछ था नहीं, तो कुछ नई चीज लानी पड़ेगी, तो स्पिन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, दूसरा इसके अलावा एक और था, एनोमलस जीमान इफेक्ट। एनोमलस का मतलब पता है तुम्हें अंग्रेजी में? ये एनोमलस शब्द का मतलब पता है? चलो गूगल करो एक बार, फिर देखते हैं क्या आता है। गूगल करो बेटा। अच्छा फोन नहीं है, कोई बात नहीं, गूगल करो एनोमलस का क्या मतलब आता है। अजीब सा, वियर्ड सा, ऐसा कुछ आना चाहिए। नियम विरुद्ध, अजीब सा। मतलब फील कर सकते हो ना, अजीब सा, कुछ अलग सी चीज, नई सी चीज, नियम विरुद्ध, असम्मानित, असामान्य, असामान्य, नोट इन, मतलब जो जनरली होता है वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो जीमान इफेक्ट है ना, वो इतना सरदर्द हो गया था उस टाइम, एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। इधर ध्यान दो, अब नाम इसी वजह से उसका एनोमलस रखा गया था, जीमान इफेक्ट था। ये एनोमलस वाला, दो टाइप के जीमान इफेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है, एक एनोमलस जीमान इफेक्ट होता है। नॉर्मल तो आ गया था उनको समझ में कि क्या चल रहा है इधर में, ठीक है। एक्चुअल में नॉर्मल है वो ऑर्बिटल मोशन से ही एक्सप्लेन हो जाता है। एल वेक्टर डिफाइन करने से एटम को एल वेक्टर जैसा बता, मतलब थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूँ, या छोड़ो, वेक्टर में सिर्फ सॉरी एटम में सिर्फ ऑर्बिटल मोशन हो रही है, इससे ही नॉर्मल जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया था। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में 3 लाइन आ रही थी जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर रहे थे, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो आपकी जैसे एच अल्फा लाइन थी, वो फर्दर 3 लाइन में दिख रही थी। ठीक है, अभी मैं नहीं बोलूंगा कि एच अल्फा लाइन फर्दर 3 में दिख रही थी, कुछ और है एक्चुअली। ठीक है, तो एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 लाइन में दिख रही थी, तो वो तो एक्सप्लेन हो गया था क्योंकि ऑर्बिटल मोशन का इफेक्ट था जो भी था। ठीक है, लेकिन एनोमलस जीमान इफेक्ट, उसमें क्या ज्यादा लाइन आ रही थी, उसमें ज्यादा लाइन आ रही थी, 3 से ज्यादा आ रही थी, 5 6 और भी ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, और वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से, इसलिए उसका नाम भी अपने क्या रख दिया, एनोमलस जीमान इफेक्ट। कोई नियम विरुद्ध जीमान इफेक्ट, कोई अलग ही एंडापट्टी चल रही है, कोई अलग ही कहानी चल रही है। ठीक है, कोई नोट इन जनरल वाला केस नहीं है, कुछ अलग सा ही चल रहा है। तो एनोमलस नाम इस वजह से रखा गया था। तो दो चीजें थी जिनको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही थी, जिनको एक्सप्लेन किया गया अगर ये स्पिन कंसेप्ट को इन्वॉल्व करा दे तो फिर वो इजीली हो गई। तो स्पिन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन फर्स्ट द ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज, एक और भी मैं बता दूं आपको, फाइन स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात बता दूं। सेकंड इज एनोमलस जीमान इफेक्ट। फाइन स्ट्रक्चर में क्या था, सोमरफील्ड वाली जो थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक और भी थे। क्या ड्रॉबैक थे? कि जो बड़े एटम्स हैं लाइक सोडियम, एल्कली स्पेक्ट्रा की मैं बात कर रहा हूं, सोडियम एल्कली एटम्स, शायद आप जानते हो, हलीना की रब से फरियाद, एल्कली एटम्स, ये वाले जो एटम है फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में, जो भी है ये फर्स्ट ग्रुप है ना, पक्का फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं इसको, एस, जो भी है सबको समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, अलीना की रब से फरियाद, ये जो एटम्स है इनको इनको हम एल्कली एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ओके था कि 3 लाइन आई, सेटिस्फाई हो गई, वो डिफरेंस जो आया उससे भी ठीक है। लेकिन जो सोडियम के लिए, लिथियम के लिए, मान लिया अपन सोडियम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इसके लिए जो एल्कली स्पेक्ट्रा आ रहा था उसमें एक्चुअल में एक एनर्जी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 2 में दिख रही थी, उसको बोलते हैं डबलेट। एल्कली स्पेक्ट्रा में डबलेट्स आ रही थी, एक जो लाइन थी वो 2 लाइनों में दिख रही थी, तो बोल रहे थे कि डबलेट आ रही थी, वो डबलेट एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। ठीक है, वो फाइन स्ट्रक्चर ही है एक्चुअल कुल मिला के। ठीक है, अच्छा, जो सोमरफील्ड वाली थ्योरी है वो एल्कली स्पेक्ट्रा पे तो अप्लीकेबल ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए कि वी है वो जेड बाई एन होता है, ऐसा कुछ 2.186 इंटू 10⁻⁶। अगर जेड बढ़ता है तो वी बढ़ता है, बट एन भी तो बढ़ता है साथ साथ में, जेड ज्यादा बढ़ गया, वी और बढ़ गया, नहीं यार ये तो गड़बड़ होगी। एक्चुअली में यहाँ पे जेड इफेक्टिव आता है, फिर उसमें जेड इफेक्टिव आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जेड इफेक्टिव कुछ जेड के आसपास ही होता है। ठीक है, जेड माइनस अल्फा, आपने मोजलेज लॉ पढ़ा हो थोड़ा बहुत, फ्रीक्वेंसी न्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस अल्फा, कुछ ऐसा है वहां पे भी। ठीक है, या नहीं सॉरी, हाँ, रूट ऑफ न्यू,
प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस अल्फा, ऐसा कुछ है मॉड्यूलस। तो ये जो चीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है उसको इंडिकेट करता है, 1 के आसपास ही होता है ये, ठीक है। तो एन काफी ज्यादा होगा, लेकिन एन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट है सोडियम में देखिएगा आप 1s2 2s2 एंड 2p6 10 हो गए ना, 3s1, तो n इक्वल टू 3 है, वो ग्राउंड स्टेट रहेगा सोडियम में, सही बात है कि नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी है वो पहली जो वेलोसिटी थी यानी कि हाइड्रोजन एटम के केस में उससे भी काफी कम है, और बाकी एक्साइटेड स्टेट्स में तो और भी कम आएगी। तो थोड़ा जो क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन की बात कर रहे थे उसमें वेलोसिटी अगर पहले ही वैसे 10⁶ थी तो वो इतनी अप्रोप्रिएट तो नहीं थी कि आप रिलेटिविटी लगा पाए, फिर और कम हो जाएगी तो रिलेटिविटी लग रही है वो थोड़ी सी वाइब कम होएंगी, ठीक है। और जो लाइंस थी, एक और था कि लाइन का जो चक्कर चल रहा था कि भाई कितनी लाइन आ रही है, कहीं पे कुछ लाइन आ रही थी, कहीं पे कुछ लाइन आ रही थी, कहीं कुछ लाइन आ रही थी। सोमरफील्ड से तो कुछ एक पैटर्न पर्टिकुलर सेट हो रहा था कि इतनी लाइन आ सकती है। यहाँ पे लाइन का भी थोड़ा सा वियर्ड मसला था कि नंबर ऑफ लाइंस भी कहीं कुछ आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, तो वो थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे थे सोमरफील्ड। आप कुल मिला के ऐसे सोचिए दो बातें, सोमरफील्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन वाज एबल टू एक्सप्लेन पार्शियली द हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर but was unable completely to explain the fine structure या doublets observed in alkali spectra, ऐसे बोल सकता हूं, the fine structure और doublets observed in alkali spectra, ठीक है। and also the second thing कि anomalous Zeeman effect couldn't explained by anything, कुछ भी नहीं था वहां पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए उसका नाम भी anomalous रखा गया, अनजान सी अजीब सी चीज आ रखी है कुछ, ठीक है। तो ये जरूरतें थी जिनको हमें पूरा करना था, इसलिए स्पिन कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले आप यही लिखिए, क्वेश्चन डालिए, व्हाई द इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड, व्हाई द इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड, इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड, ये प्रपोज लिख लोगे ना भैया, ठीक है, वाज प्रपोज्ड, नीचे लिख दीजिए टू एक्सप्लेन, पहला नंबर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, experimentally observed fine structure in hydrogen spectra. Second, fine structure observed in alkali spectra, fine structure observed in alkali spectra. Third, anomalous Zeeman effect, anomalous Zeeman effect, ठीक है बेटा। कुछ एडिशनली बातें बताइए कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया था, एक अलग काइंड ऑफ जीमान इफेक्ट आ रहा था वो नहीं हुआ था। जीमान इफेक्ट क्या होता है कि एटम को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हो तो फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है लेवल्स की, उस वजह से मोर लाइंस आती है, आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज्यादा लाइंस आ रही थी, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। अभी क्या किसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर डेफिनेशन के लिए, एकदम जब मैं ये टॉपिक आएंगे तुम्हें पता ही है तो उस टाइम अपन प्रॉपर डेफिनेशन लिखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया, ठीक है। ऑल सेट गाइस, इनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। एक और पॉइंट यहां पे आता है कि सर आप एल्कली स्पेक्ट्रा पे स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहे हो, बेरिलियम पे क्यों बात नहीं की, हीलियम पे के स्पेक्ट्रा पे क्यों नहीं बात की। भाई हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम स्पेक्ट्रा लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद में लिथियम क्या होगा और उसके बाद बेरिलियम क्या होगा, आप सीधे सोडियम पे क्यों पहुंच रहे हो। पॉइंट है, पॉइंट है, हाँ ना बोलिए, पॉइंट है। आपको मैं बताऊं एक छोटी सी बात कि हाइड्रोजन के बाद में जो स्पेक्ट्रा स्टडी किए गए शुरुआती दौर में वो हीलियम वगैरह नहीं थे, एल्कली स्पेक्ट्रा थे। सोडियम का स्पेक्ट्रा ही हाइड्रोजन के बाद मतलब स्टडी किया गया था। ऐसा क्यों, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, नियोन का कन्फिगरेशन है और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
क्यों है सुनिएगा। ये फैक्टरली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है कि ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें तो डिस्टरबेंस होना तो हमें पता ही है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर इस एटम को आप एनर्जी दोगे कैसे भी, फोटोन अगर आया तो ओनली ये इलेक्ट्रॉन है ना वो ही ऊपर नीचे ट्रांजिट करता रहेगा, बाकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डिस्टर्ब नहीं होगी। इसको अपन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियस के साथ ये तो हमेशा बाउंड रहेंगे। इसको अपन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल ट्रांजिशंस में यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशंस में सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसलिए आप इसको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हो और इसको इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो, ठीक है। और इफेक्टिवली इस सेटअप को या इस सिस्टम को आप वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बोल सकते हो। हालांकि हाइड्रोजन वाला वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक थोड़ी अलग चीज थी, या एक्चुअल में तो 11 है, बट वो 10 है ना, वो ऐसा सेटअप बना रखे है कि वो चाहते कि हम तो यूनिटी में रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई लाइट आ रही है, कोई फोटोन आया है तो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सारे कार्य गुजारी, हमने तो इसको ही मुखिया बना रखा है, यही झेले। इसीलिए इसको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही ऊपर नीचे होता रहेगा। उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आप, जो अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि अनपेड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ऊपर नीचे जाते रहते हैं। बातें समझ में आ रही है सर? थोड़ी थोड़ी कुछ बातें ज्यादा भी घुस रही है, धीरे धीरे सब लिखवाया जाएगा, डोंट वरी गाइस। अब लेकिन आपको एक बात क्लियर होगी, आपने हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, उसके बाद इफेक्टिवली वन इलेक्ट्रॉन कौन है? एल्कली है, ये सारे के सारे। अब सारे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, इसका 1s1 होता है, सॉरी इसका 1s1 होता है, इसका 3s1 होता है, और इसके यहाँ पे न्यू उसका हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पे 2s, आई एम सॉरी 1s2 और ये 2s1, ठीक है। इसका 1s2 ये आपने लिख ही रखा है, 3s1 लास्ट में, इसका 4s1, इसका 5s1 और इसका ऐसे कुछ आ जाएगा 6s1, इस सबका ऐसा कुछ है, और इनके सबके इधर है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले फिर यही स्टडी करना बनता है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब सारे पॉइंट क्लियर है सर, सब सारी कड़ी जुड़ रही है, आया ना? अब चलते हैं आगे कि क्या प्रपोज किया गया था, कंसेप्ट क्या गया था, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बोला क्या गया था, बात करें तो लिखो थोड़ा सा कि किसने प्रपोज किया, वो भी बात कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सन का भी बता दूं कि कब प्रपोज किया गया था। तो इसका ना थोड़ा मुझे बुक में तो 1925 दिया हुआ है, बट एक्चुअली मैं उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट, उसका ईयर दिया हुआ है 1921, और स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट क्या था? इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्ट को वेरीफाई करता है एक्सपेरिमेंटली। स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कंसेप्ट प्रपोज हुआ था उसको वेरीफाई करता है एक्सपेरिमेंटली। अब तुम वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली 1921 में कर रहे हो और थ्योरी तुमने 1925 में दी है, तो बुक में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, मैंने गूगल किया नहीं, तो सन तो थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है, गलत लिखवाने से बेटर है स्किप कर दे, तो वैसे बताते हैं। तो गॉड स्मिथ एंड उलेनबैक, वेट करिए आपको थोड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा, गॉड स्मिथ एंड उलेनबैक, भाई तगड़े जुगाड़ी बंदे थे। उलेनबैक proposed that electron should be assumed as a spinning sphere, spinning charge sphere, and having having an inbuilt, और बोल सकते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटा, उसको अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटा बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटा, चलो ऐसे लिख लिया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एंगुलर मोमेंटा या मोमेंटम बोल दो आप, एंगुलर मोमेंटम,
and having an inbuilt or intrinsic spin angular momentum called as spin angular momentum. Spin angular momentum, S vector. इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे अज्यूम किया जाना है? एज ए चार्ज स्फीयर, स्पिनिंग चार्ज स्फीयर, ऑलवेज, सिर्फ ऑर्बिट में नहीं, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर है. स्पिनिंग चार्ज स्फीयर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ऐसे कुछ लिखना चाहिए था. चार्ज स्फीयर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट ही स्पिनिंग स्फीयर है. एंड हैविंग एन इनबिल्ट का मतलब होता है हमेशा रहेगा उसके साथ. इंट्रेंसिक का मतलब भी वही है कि उसके साथ हमेशा, उसकी एक मतलब एक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा इसके साथ रहेगी. एक इनबिल्ट या इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है. जैसे चार्ज होता है, मास होता है, रेस्ट मास होता है, ऐसे ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की. स्पिन एक इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है. आ रही बात है समझ में? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी हमेशा इसके साथ रहेगी. इंट्रेंसिक और इनबिल्ट का मतलब ये है. अच्छा, और तो ऐसे कुछ अगर थोड़ा वैसे दिखाना चाहो, ऐसे स्पिन थोड़ा सा स्पिनिंग स्फीयर की तरह कंसीडर करना है, ठीक है. और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी बोलना था यार मुझे. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का एक स्पिनिंग स्फीयर खुद के एक्सिस पे घूमता हुआ. तो यहां लिख देता हूं उस चीज को, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पिनिंग स्फीयर. स्फेरिकल भी, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्पिनिंग स्फीयर. वो तो आ गया ना, स्पिनिंग स्फीयर आ गया तो चार्ज स्पिनिंग स्फीयर. यस गाइस, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पिनिंग स्फीयर इस तरीके से देखा जाना चाहिए. हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेज है, थोड़ी सी मतलब गलत बातें हैं. इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ठीक है. एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है, बेटा इधर ध्यान दो, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसका कोई शेप एंड साइज ना हो, एकदम एकदम मूलभूत, एकदम बेसिक, मतलब जिसका कोई एक्सटेंशन इन स्पेस हो ही ना. नो एक्सटेंशन, फंडामेंटल मतलब नो एक्सटेंशन इन स्पेस. फंडामेंटल का मतलब होता है जिसको फर्दर और डिवाइड ना किया जा सके. लाइक एटम फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिवाइड किया जा सकता है. न्यूक्लियस खुद फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड हो सकता है, ठीक है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि क्वार्क्स में डिवाइड हो सकता है. आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्वार्क्स के बने होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल, वो फर्दर किसी से नहीं बना होता, इसको बोल रहे हैं फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल. तो एलिमेंट्री पार्टिकल का कोई शेप साइज नहीं होता और एक्सटेंशन इन स्पेस नहीं होता. लेकिन यहाँ एक्सटेंशन इन स्पेस, साइज, शेप सब कंसिडर किए गए हैं, ठीक है. तो वो भाई अब उनका प्रपोजिशन है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता उसमें कि भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है. तो ऐसे किया ही गया है, ठीक है. चलिए, अच्छा, तो स्पिन है वो थोड़ा एक अनक्लियर कंसेप्ट भी है कि रोटेट मतलब जो स्पिन कर रहा है तो कैसे तरीके से स्पिन कर रहा है, ये थोड़ा सा अनक्लियर रहता है कि भाई ये एक्सिस है वो कैसे है. जैसे ऊपर की साइड और फिर ऐसे ऐसे करता जा रहा है, या ऐसे और फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, या ऐसे है, ये थोड़ा सा अनक्लियर रहता है, ठीक है. तो अनक्लियरिटी के साथ ही बोल रहे हैं इनको, तो वैसे वो सेटअप करना था बस पूरा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिफॉर्मली चार्ज स्पिनिंग स्फीयर की तरह कंसिडर किया गया, हैविंग इनबिल्ट इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर. लोगों ने पूछा कि एस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी. जैसे एल वेक्टर की वैल्यू होती है ना क्वांटम मैकेनिक्स में, ऐसे ही एस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी. भाई साहब बड़े खतरनाक लोग थे. एस वेक्टर की वैल्यू, दोनों बंदों की बात कर रहा हूं, एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बोला कि रूट एस एस प्लस वन एच कट होगा. बोला कैसे, ये आगे है उसी थ्योरी में है कि एंड दे हैव गिवन दिस थिंग, ठीक है. मैं एक बार कहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अगर स्पेस हो तो लिख देना कि they also given the magnitude of spin angular momentum inspired from the orbital angular momentum, taking inspiration from the orbital angular momentum. या फिर नीचे लिख देना कि ये कैसे दिया, तो via inspiring या inspiration, taking inspiration from the orbital angular momentum, ठीक है. they also suggested या given the magnitude of S vector taking inspiration from
inspiration from L vector, magnitude of L vector, and that was यार मुझे तो कई बार ऐसे लगता है इनको सपने ही आते होंगे, भगवान खुद ही आता होगा इनके सपनों में। वो कितनी सही सही यार, आज के दिन है ना ये चीज ऐसे कैसे ही है, सोच के देखो यार, उनने प्रपोज किया था, कितनी बड़ी बात है। एस का मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया एस एस प्लस वन एच कट, और एस को बोला मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। हालांकि एल की तरह एस है, वो जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल ही हो। एस मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल एंड हाफ इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है, हाफ और इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है। ये आप समझे नहीं शायद, इंटीग्रल का मतलब है 0 1 2 3, ठीक है, और हाफ और इंटीग्रल का मतलब है हाफ ऑफ 1 यानी कि हाफ ऑफ 3 मतलब 3/2, हाफ ऑफ 5, तो ये तो मतलब है हाफ 3/2 5/2 इस तरीके के नंबर, ठीक है, और ये मतलब है 0 1 2 इस तरीके का नंबर। तो ऐसा और ऐसा ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर वो कैसा कुछ भी हो सकता है। होप यू गाइस नो कि इनको हम फर्मियंस बोलते हैं, इनको बोसॉन्स बोलते हैं आज के दिन, ठीक है। तो अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ चीजों को, ठीक है, बस ऐसे ही, ठीक है। और बोला उन्होंने कि हाउ द म्यू, मतलब उन्होंने एक और बोला कि जैसे स्पिन एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मूवमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था म्यू एल, सिमिलर वे में एस वेक्टर से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी है जिसको हम म्यू एस बोलेंगे, ठीक है। ऑल्सो they they suggested they said that there is associated spin magnetic dipole moment. There is associated magnetic dipole moment. Mu s and that is mu s equal to gs sorry minus gs e by 2m s vector। कहां से आया? सिमिलर वे में। हाउएवर gs is 2, ये कहां से पता लगा? वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा उनको कि जीएस है वो 2 होगा, लेकिन जीएस का नाम क्या होगा बेटा? स्पिन लैंडेज जी फैक्टर, स्पिन लैंडेज जी फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन बेटा। और भी स्पिन ऑफ पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा भी, उनके लिए ये जीएस सेम रहेगा जरूर नहीं है। लाइक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके लिए जीएस अलग होता है, ठीक है, इसका ही 2 होता है, उनका कुछ अलग होता है। इवन न्यूट्रॉन का तो माइनस होता है, ठीक है, -1.91 ऐसा कुछ, ठीक है, उसका 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.97 ऐसा कुछ होता है प्रोटॉन का। तो स्पिन लैंडेज फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट शुड बी क्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो एसोसिएटेड एक ये भी होगा, उससे ये भी समझ में आ गया कि इन दो का डायरेक्शन का भी लफड़ा समझ में आ गया कि वही है जो पहले था, अगर एस इधर होगा तो म्यू एस नीचे होगा, ठीक है। और ये एम ई है, मैं थोड़ा सा जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको समझ में रहे, ठीक है। अच्छा, फिर म्यू एस के ऊपर भी वही बात कर सकते हैं, जेड कंपोनेंट पे बात कर सकते हैं, वो सारी बातें। अच्छा, एक और चीज जो स्पेसिफिकली उन्होंने बोली वो ये, दे ऑल्सो प्रपोज्ड the electron spin to be 1/2, electron spin to be half,
तो ये भाई साहब उन्होंने प्रपोज किया। गजब की बात ये है कि बाद में ये जब पता चला तो ये हाफ ही था। खतरनाक, जुगाड़ी खतरनाक ही थे भाई साहब, आया ना। अभी हालांकि मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपको ऊपर वाली चीजें उन्होंने कैसे सोची होंगे, ठीक है। ऐसे प्रपोज करने मात्र से काम नहीं चलता, ठीक है। सुनिएगा, ये कैसे दिया ये मैं बताता हूँ। ये उन्होंने वेरियस वैल्यू ट्राई किए, एस इक्वल टू हाफ सेट बैठ रहा था, उससे सारी चीज सेट हो रही थी, तो ले लिया फिर एस इक्वल टू हाफ। इस तरीके से यही करा जाता है यार, अपन कुछ वैल्यू लेते कुछ वैल्यू लेते कुछ वैल्यू लेते, थोड़ी किससे सेट हो रही है वो वैल्यू फाइनल कर लेते हैं, दैट्स इट। टाइम लगता है, इसलिए तो रिसर्च वगैरह में एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल लगते हैं उसी एक ही चीज को बोलने में। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि एस इक्वल टू हाफ है, लेकिन उनको टाइम कितना लगा होगा इस चीज को डिसाइड करने में? 20-25 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसा कुछ लगा होगा, हाँ या ना, ठीक है। दे ऑल्सो प्रपोज द इलेक्ट्रॉन स्पिन टू बी एस इक्वल टू हाफ बिकॉज everything was get settled with this value. Everything was was settled with this value only. Was settled with this value only. Settled का spelling देख लेना, सही है था, with this value only. With this value only. Settled with this value only. ठीक है, इसी वैल्यू के साथ सब कुछ सेटल हो रहा था, तो इस वैल्यू को लिया। लेटर in 1927 बोल सकते हो आप लगभग, ठीक है, 1928 भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ 1927 या 1928, ठीक है। पॉल डिराक, भाई ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पॉल डिराक, ठीक है। इस नाम बड़ा क्यों है सुनिएगा। क्वांटम क्या होता है? सबका बाप। आप थोड़ा सा फील करिए इस बात को, मैं फील कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि सबका बाप सच में ही है। क्वांटम सबका बाप है, क्वांटम का भी एक बाप है, वो तो होता ही, हर बाप का भी एक बाप होता ही है, ठीक है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स वो इसने बनाई है। श्रोडिंगर तो बाप वाला काम किया ही किया, उसका भी बाप काम किया इसने। तो अभी उसमें क्या है, रिलेटिविटी भी घुसा दी। जो श्रोडिंगर ने जो क्वांटम बनाई थी वो थी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स मतलब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। फिर जब पार्टिकल तेज भागे धीरे भागे, अब रिलेटिविटी डाल दी तो फिर उसमें तो v लेस देन सी का लगाते ही तो श्रोडिंगर वाली अपने आप आ जाएगी, उसका बाप अपने आप ही हो गई वो, ठीक है। तो सबसे जो आज के दिन अगर सबसे प्राइम थ्योरी किसी को बोलेंगे, सबसे टॉप थ्योरी किसी को बोलेंगे, तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स गिवन बाय द पॉल डिराक इन 1928, होपफुली 27 की बजाय, ठीक है। तो वो उससे कोई थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ेगा, एक साल की बात है। लेटर इन 1928 पॉल डिराक थ्योरेटिकली इस चीज को लेके आया कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ होता है। दिस वाज वेरीफाइड थ्योरेटिकली, दिस वाज वेरीफाइड थ्योरेटिकली that electron has a spin half. Theoretically verify हुआ, ठीक है। And later in Stern-Gerlach experiment, Stern-Gerlach experiment, ये हो सकता है इससे पहले भी हो यार, ठीक है। तो लेटर की बजाय ऑल्सो इन Stern-Gerlach experiment s इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन, या एक मिनट, s इक्वल टू हाफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, s इक्वल टू हाफ was verified experimentally. Later in Stern-Gerlach experiment, the electron spin s equal to half was verified experimentally. ये ध्यान रखना, कुछ लोग s इक्वल टू माइनस हाफ लिख देते हैं, s इक्वल टू प्लस हाफ लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार वेट करेंगे। कोई भी जो ये क्वांटम नंबर है ना, स्पिन वाले क्वांटम नंबर, ये हमेशा प्लस ही है, माइनस नहीं होता। आपने देखा ना ऊपर 0 1 2 3 इंटीजर होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली, ठीक है। और पॉजिटिव हाफ ऑर्डर इंटीजर, नेगेटिव नहीं होते s, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अभी मैंने पूरा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट क्या था, किसने दिया, कैसे दिया, एक्चुअली प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, इलेक्ट्रॉन को एज ए स्पिनिंग स्फीयर कंसीडर किया,
और यूनिफॉर्मली चार्ज स्पिनिंग स्फीयर कंसिडर किया, अपने एक्सिस पे भी घूमता है, ऑर्बिट में जब वो घूम रहा होगा तो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, कहीं और भी ऐसे जा रहा है, ऑर्बिट में जरूर नहीं है, कहीं और भी जा रहा है, तब भी उसके साथ में वो घूमता हुआ ही जा रहा है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये बोला उन्होंने, एस इक्वल टू हाफ बोला। एस इक्वल टू हाफ आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे के भगवान थोड़ी थे जो सीधे बोल देंगे वैल्यू, तो बेटा कुछ इफर्ट डाल के कि ये इससे सारा कुछ सेट हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि इसी से जो भी पेंडिंग स्टफ हो इसी से एक्सप्लेन हो रहा है, इस वैल्यू से एक्सप्लेन हो रहा है, तो यही वैल्यू शायद उसकी स्पिन की रही होगी। ये सारी बातें थी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और आता है कि सर स्पिनिंग स्फीयर कंसिडर करने से डायपोल मूवमेंट होता है क्या, ये जो चीज थी। तो आप है ना जब ईडी पढ़ेंगे तो एक चीज पढ़ने वाले हो, ठीक है, एक चीज क्या पढ़ने वाले हो वहां पे कि आप अब सुबह भी बताया था मैंने कि अगर ये एक स्पिनिंग स्फीयर हो, लेट यहाँ पे चार्ज हो, चार्ज प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसा भी चार्ज हो, और लेट यूनिफॉर्म चार्ज हो यहाँ पे, ठीक है, रो कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस के अबाउट, लेट जेड बी हेयर, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो इसका आपको है ना मतलब जब ईडी पढ़ेंगे तो इसका आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्चुअली निकालने वाले हो। मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है बट मुझे कुछ ऐसे याद है 4/15, यार छोड़ो उसको, नॉन जीरो आएगा इसका और कुछ ना कुछ आएगा, आप कैलकुलेट करने वाले हो इसको। तो ये तो भाई देखो ईडी तो उन्होंने पढ़ी होगी उस टाइम में जो बंदे थे, तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि अगर मैं स्पिनिंग स्फीयर कंसिडर करता हूँ तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो उन्होंने शायद उल्टा सोचा होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम भी वैसे भी सोच सकते हैं, कोई चीज घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही। तो बस इतनी सी बात बोलनी थी कि स्पिनिंग स्फीयर कंसिडर करना था उनको। तो स्पिनिंग स्फीयर करते ही एंगुलर मोमेंटम का मतलब एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं, दूसरा ये भी चीज समझ सकते हैं, मतलब एस वेक्टर को भी बात कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मेट में अगर बोलना हो तो, इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलना है। हाँ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा वियर्ड है कि SS+1 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं था, आया ना, तो उसको उन्होंने वहां से इंस्पायर होकर लिखा होगा, ऐसे कुछ बातें हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको इंस्पिरेशन के थ्रू लिखा होगा, तो ऐसी कुछ बातें हैं। कुल मिला के मैं जो कहना चाहता था कि स्पिनिंग स्फीयर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वो प्रपोज भले उन्होंने किया हो तो उसके पीछे भी रीजनिंग है कि सच में होता भी है। क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, एस भले ना करो, एम निकालने वाले हो। हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स जब आप पढ़ो तो आप एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर निकाल रहे हो, उस टाइम मैं एस नहीं बोलूंगा इसको, हाँ एस बोल सकते हो, अगर स्पिन बोलो कि स्पिन मोशन है तो एस बोलो इसको एंगुलर मोमेंटम को, तब बोल सकते हैं। ऐसा कुछ पढ़ने वाले हो आप, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिख देना, मैं इन लिख के आ गया वहां पे, इन ईडी एक करने वाले हो। इससे क्या होगा आपको ये वाइब आ जाएंगे कि हाँ यार हाँ, होता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, एक दो बार पूछा हुआ है जस्ट में, इसका एम बताइए क्या होगा, इजी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, जब ईडी पढ़ेंगे तो आप समझ लोगे। ठीक है बेटा आगे बढ़ जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट प्रपोज कर दिया, अब दो बातें हैं कि एटम में अब दो चीजें हो रही है। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊं, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात और करना चाहता हूं, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम बात करूं थोड़ा सा। अच्छा इसका मैं थोड़ी सी एस जेड पे बात नहीं की, एस जेड भी उन्होंने बोला कि MSH कट होगा, कैसे, जैसे उधर था, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, ठीक है। एस की बात हो गई थी और उसके सॉरी म्यू एल के जेड कंपोनेंट की बात नहीं हुई, म्यू एस के जेड कंपोनेंट की बात नहीं हुई, तो एस जेड ये होगा फ्रॉम क्वांटम, मतलब ये भी उन्होंने प्रपोज किया, आप तो वैसे डाल दो वैसे कि एस जेड ये होगा, ठीक है, प्रपोज्ड है सब कुछ, ठीक है। चूंकि म्यू एस ये होता है, मैं जेड कंपोनेंट पे बात कर रहा हूँ, म्यू एस के -GS E/2m एस वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपको म्यू एस के मैग्नीट्यूड पे बात करनी है बेटा कभी, तो सिंस एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे बात करो तो आप प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वापस से फिर म्यू एस पे बात करनी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी क्लियर टू दिस, SS+1 एच कट होगा। ये सब वही बातें जो मैंने वहां पे की आपके साथ में, एल के लिए बातें की थी। अच्छा MS के लिए मैंने यहाँ लिखना भूल गया, मैं MS जो है वो -S से +S होगा इन इंटीग्रल स्टेप्स, ठीक है,
इन इंटीग्रल स्टेप्स, मतलब एक एक के डिफरेंस पे, ठीक है बेटा। इंटीग्रल स्टेप्स मतलब वही माइनस एस प्लस वन अप टू प्लस एस। मैं यहाँ जीरो नहीं लाऊंगा बीच में, जीरो, क्योंकि ये हाफ भी हो सकता है, ठीक है। वहां जीरो मैंने दिखाया था इंटेंशनली, बट यहाँ नहीं दिखाऊंगा। कभी अगर ये मतलब हाफ 3/2 ऐसा कुछ वैल्यू होगा ना, तो जीरो बीच में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि एक एक के डिफरेंस पे, जैसे -3/2 से +3/2, -3/2 -हाफ +3/2, इस तरीके से वैल्यू होंगे। आ रही बात है समझ में? अच्छा, ये भी अगेन 2s+1 वैल्यूज ही होंगी। ms की जो वैल्यूज है 2s+1 वैल्यूज होंगी फॉर ए गिवन s। बात आ रही समझ में? ये थोड़ा सा इधर का डिस्कशन था, ऐसे वाला। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ये चीज मैनेज। और बेटा इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं? बोर मैग्नेटोन लिख सकते हैं। सो दिस एंड बोर मैग्नेटोन। तो आप म्यूएस के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे शो कर सकते हैं, कोई इशू कोई भी नहीं है सर। अच्छा, एक बार और करते हैं बेटा जेड कंपोनेंट पे बात। चूंकि म्यूएस है वो ये है -GS E/2m एस वेक्टर, ठीक है। सो अगर आपको ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है वापस से मैं कहीं ना लिखूं तुम कुछ और सोच जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मुझे जेड कंपोनेंट की बात करनी है म्यू के, तो बेटा जेड कंपोनेंट उधर ले लो। हाँ, जेड कंपोनेंट तो कैन बी नेगेटिव, सो नो इश्यूज कि यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है। एस जेड हो जाएगा उधर में। एस जेड अगर आपको वैल्यूज की बात करनी है क्वांटम मैकेनिकली, एस जेड को क्या लिखेंगे आप? एम एस एच कट। वंस अगेन बेटा ई एच कट बाई 2m को आप क्या लिख सकते हो? म्यू भी लिख सकते हो, सॉरी एम एस और म्यू भी, म्यू एस जेड। ऐसी बातें आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है बेटा, सारा कुछ ओके है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है सर, इजी सी चीज है। ओके, और कुछ मुझे बोलना हो? अब बस इतना ही बहुत है, चल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अब मैं जैसा उसके लिए था वैसा यहाँ पे सब एस के लिए सेम, आप ये बात मान लो कि फोटोकॉपी उतार दी, बस पूरा पूरा फोटोकॉपी उतार दिया। तो एक टॉपिक फिर अपने को ये भी पढ़ना चाहिए कि स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा। मैं मोमेंटा निकल जाता मेरे से, वैसे निकाल सकते हैं अपन क्योंकि कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट क्यों है मैं समझाऊंगा एक बार के लिए। स्पिन एंगुलर मोमेंटा या मोमेंटम बोल दो आप, तो अभी तो जब तक आपको मैंने वो बात नहीं बोली है, लाइक नेक्स्ट टॉपिक अपना वही रहने वाला है, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर। अगेन वही चीज है, स्पेस क्वांटाइजेशन मतलब स्पेस में कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा? बी एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में। तो चलिए लेट वी कोई केस लेते हैं, एस इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू हाफ केस लेते हैं। यार मैं सीधा लिख दूं क्या ऐसे? एक मिनट, ऐसे डायरेक्ट सही नहीं है। एक बार पहले थोड़ा लिख तो लो कि स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्या है बेटा स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब? कि व्यान एटम, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि एटम बी एक्सपोज्ड, ठीक है। व्हेन व्हेन दिस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी जरूरी नहीं है बोले क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल हैविंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर बी exposed to the external magnetic field, then S vector can take discrete orientations with the external field. This thing is known as space quantization of S vector. डालिए लिखिए, when a particle having spin angular momentum S vector having a spin angular momentum S vector bracket and associated magnetic dipole moment mu S vector, magnetic dipole moment mu S vector, वो तो इसके साथ फोकट में आता है, तुम्हें पता ही है। mu S vector be exposed
बी एक्सपोज टू, ओ भाई मैं खड़ा हूं यहाँ पे उस चीज के लिए, बी एक्सपोज टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, be exposed to external uniform magnetic field pointing along z direction, pointing along z cap, pointing along z cap, then s vector bracket mu s vector will take some particular will take some particular will take some particular discrete orientations, some particular discrete orientations with respect to magnetic field, with respect to बी एक्सटर्नल या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल लिख दो यार सीधा ही, विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सटर्नल एंड विल प्रेसेस around B external only in these particular orientations, only in these particular orientations. पूरा सही लिखा ना एकदम परफेक्ट. दिस थिंग इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एस वेक्टर और म्यू एस वेक्टर, ब्रैकेट लिख देना म्यू एस. किसी का बोल सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है क्यों भाई? दिस थिंग इज नोन एज या दिस इज नोन एज ओके. तो क्या समझ में आया सर? बी एक्सटर्नल होगा. अच्छा रीजन वही है, वापस से चीजें वही है ऑलमोस्ट. तो अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि वो कैसे कौन बनाएगा. ठीक है, मैं सीधे बोल देता हूँ कि एस वेक्टर है, बी एक्सटर्नल अगर ये है तो एस वेक्टर है वो ऐसे ओरिएंटेड होगा, नीचे म्यू एस रहेगा. सर मैग्नीट्यूड वही, थोड़ा कुछ डिफरेंस रहेगा दोनों में, तो एक छोटा एक बड़ा, सॉरी म्यू एस है यार, ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे नीचे बना दीजिए. ये इसके अबाउट एक पर्टिकुलर थीटा पे अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, वो थीटा यहाँ पे बराबरी थीटा रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल है या एक ही लाइन पे है दोनों. ठीक है, तो ये थीटा फिक्स रहेगा. और अब ये थीटा कुछ कुछ हो सकता है, फिक्स वैल्यू कुछ कुछ हो सकती है. फिक्स का मतलब गलत ना समझे, फिक्स का मतलब है कि इस तरीके से फिक्स है, बट कुछ डिफरेंट वैल्यू हो सकती है प्रिसेस करने के लिए. ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं कि वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है. एक पर्टिकुलर थीटा फिक्स रहते हुए इस तरीके से मतलब कोनिकल शेप में मूव करेगा. ठीक है, बट थीटा डिफरेंट हो सकता है. थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है उस पर अपन बात कर लेते हैं. कहाँ से बात कर ले बेटा? सर ये कंपोनेंट ले लो बेटा, ये क्या होगा सर? एस कोस थीटा. बेटा इसको हम क्या बोले? एस जेड. बस इसको उठा लो और ले चलो. बोलो आया समझ में यहां तक? सर एस जेड इक्वल टू एस कोस थीटा है. बेटा कोस थीटा क्या हुआ फिर आपका? सर एस जेड ओवर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. बेटा एस जेड क्या है? फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स बोथ आर क्वांटाइज्ड, दैट्स व्हाई थीटा इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, दोनों क्वांटाइज्ड है. एस जेड है बेटा एम एस एच कट. एम एस की वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप समझदार आप. माइनस एस से प्लस एस तक 2s प्लस वैल्यूज होती है इन टोटल फॉर ए गिवन एस. ठीक है, और इंटीग्रल स्टेप्स में, दैट्स फाइन. एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा सर रूट एस एस प्लस वन एच कट होता है. सर बेटा दोनों को डाल देंगे, कोस थीटा क्या आ जाएगा? सर एम एस एच कट ओवर रूट एस एस प्लस वन एच कट. सर एच कट भी कट जाएगा बेटा, बिल्कुल कट जाएगा, आप भी काट दीजिए. तो फिर सर थीटा को आप लिख सकते हो वंस अगेन कोस इनवर्स ऑफ एम एस डिवाइड बाई एस एस प्लस वन. बेटा सेम चीज है, थीटा कांट बी 0 and pi. once again I have highlighted this thing and I hope no issues in it. कभी नहीं हो सकता वो.
एम एस की हाईएस्ट वैल्यू प्लस एस है, लोएस्ट वैल्यू माइनस एस है, दैट कांट बी 1 एंड -1, कभी नहीं, नेवर। फाइन, देन एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि ये सब है। ये सब तो सर आप कोई एग्जांपल दे दो और उसमें बता दो कि फिर ऐसे ऐसे 2 ओरिएंटेशन हो सकती है या 3 हो सकती है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं s इक्वल टू 1 का केस लेता हूँ तो वही हो जाएगा जो अपना l इक्वल टू 1 का केस था। तो इस बार थोड़ा कुछ अलग ले लेते हैं, लेट s इक्वल टू हाफ लेते हैं, चलेगा आपको? चलिए लेट वी सी s इक्वल टू हाफ केस। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये पार्टिकल प्रोटॉन है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है, एनीवन विद s इक्वल टू हाफ, ठीक है। ओके गाइस, सो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि s इक्वल टू हाफ है तो ms की वैल्यू क्या क्या होंगी? सर ms की 2 वैल्यू होंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। तो मैं लेता हूं पहला केस लेता हूं कि s इक्वल टू हाफ हो और ms इक्वल टू प्लस हाफ हो, ठीक है बेटा। इस स्टेट को क्वांटम मैकेनिकली यानी कि SMS, जैसे वहां LML था, फोटो को बता रखा है पूरा, ऐसे इसको अपन क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे इसको हाफ हाफ। यस बेटा, इसके बेटा और भी नाम है, मैं थोड़ी देर बाद उन नाम को बोलूंगा कि वो क्या क्या बोलते हैं, तो थोड़ी यहां मुझे जगह चाहिए, ठीक है। वेट कर लेंगे आप? ओके गाइस, मुझे ये बताइए थीटा क्या होगा? सर थीटा सर होगा कोस इनवर्स ऑफ ms डिवाइड बाय रूट SS प्लस 1। वैल्यू डाल दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, सब गलती हो गई सर, ms है हाफ प्लस का, सर ये रूट हाफ हाफ प्लस 1, कितना आ गया पूरा? थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए, कुछ स्पेसिफिक आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। सर नीचे हो गया ये 3/2, ये 3/4, तो 3/4 हो गया, रूट 3/2 हो गया, तो 1/√3 आ गया बेटा, पूरा देख लो एक बार ढंग से। नीचे रूट 3/2 हो गया, ऊपर 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया बेटा। थीटा निकाल दो तो थोड़ा आइडिया रह जाएगा आपको कितना आ रहा है। 61.87 डिग्री आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को मैं दिखाऊं कैसे? सर ऐसे दिखाइए, सर ऐसे दिखाइए, ये बी एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये सर एस वेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। कितने एंगल पे रहेगा सर? ये थीटा इक्वल टू, ये जो भी बेटा आया आपका, थीटा 1 बोल दूं मैं इसको? सर थीटा 1 पे रहेगा, ये थीटा 1 बोल देते हैं इसको। जब कोई गड़बड़ है तो बता दो, क्या आ रही है? अब यार ये वैल्यू का तो मामला देखो, तुम ही संभालोगे, मेरे बस की तो है नहीं, कैलकुलेटर मेरे को तो चलाना ही नहीं आता यार, और तो संकट ये हो रहा है चलाना नहीं आता, देखो तो भी। कोई बात नहीं, उससे क्या हो गया, 54.73 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, थीटा 1 बोल रहा मैंने तो, झंझट खत्म। तो इस तरीके से एस यहाँ पे ओरिएंटेड होगा और यहाँ पे ये ऐसे प्रेसिस कर रहा होगा बेटा, बिल्कुल बात सही है, ये ऐसे प्रेसिस कर रहा होगा। मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ नीचे, दैट्स फाइन, नो इश्यूज। ओके, वन मोर थिंग, थीटा ये 54 है, इसलिए ये ऐसा ऊपर की साइड बना है, ठीक है। एक बात देखिए यहाँ पे, एस जेड है वो पॉजिटिव है या नहीं है? बोले ना यार, अरे यार प्लस हाफ एच कट है ना, सिंपल सी बात है। आप ना वैसे ना देखना चाहो तो लिए लो ना भाई, प्लस हाफ एच कट है, MS एच कट होता है ना, पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। सिंस एस जेड पॉजिटिव है और ये ऊपर की साइड में है, अभी दूसरा केस आप देखेंगे उसमें नीचे आएगा थोड़ा सा, एक्चुअली ऐसे आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अप स्टेट बोला जाता है, इस ओरिएंटेशन को क्या बोला जाता है? अप स्टेट, अप स्टेट बोला जाता है क्योंकि ऊपर है, ठीक है। ध्यान रखिए
कई लोग अप का मतलब ये सोचते हैं मैं ना गुद्दी ऐसे चार्ज कर दूंगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कई लोग अप का मतलब ये समझते हैं बी एक्सटर्नल के तो एस पैरेलल हो ही नहीं सकता। कई लोग डाउन का मतलब ये सोचते हैं, कनपटी सुधार दूंगा, हाँ या ना, अधिकार है। आप समझिए ढंग से कि अप का मतलब क्या है। एस जेड इज पॉजिटिव, एस जेड ऐसे है, एस वेक्टर नहीं, एस वेक्टर तो एट सम एंगल होगा। बेटा क्लियर है? आगे से ध्यान रहेगा, जब भी आपसे मैं अप स्टेट पूछूं तो आप ऐसे मत करना ये अप स्टेट है, ऐसे मुंह खोल मत देना। ये एस वेक्टर ऐसे नहीं है सर, ऐसे है एस वेक्टर, ये बी एक्सटर्नल, ये एस वेक्टर, ये अप स्टेट है। एस जेड पॉजिटिव आएगा इसलिए आपने एस इसको अप स्टेट बोला है। एस जेड ऊपर की साइड आ रहा है, ये वेक्टर ऊपर की साइड है इसलिए अप स्टेट बोला है। तो ये जो बेटा यहाँ पे था, मैं जगह छोड़ने के लिए बोला था आपको, तो मैं अभी नीचे लिख देता हूँ उस चीज को कि जो एस एम एस है हाफ हाफ, एक तो ये वे हो गया क्वांटम स्टेट को डिनोट करने का। एक्चुअल में दूसरा इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दूसरा ऐसे बोल सकते हो अप स्टेट, ऐसे सिंपल अप लिख के, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं प्लस लिख के, ठीक है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं बेटा इसको ऐसे लिख के। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, एस जेड पॉजिटिव है इसलिए। अप का मतलब एस जेड ऊपर की साइड है, या फिर आप भाई ये ऊपर तो है ही ना, ओरिजिन वाले एक्स वाई प्लेन से तो ऊपर ही है। तो इस तरीके से अब जो भी मतलब समझो आप, ठीक है, ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। कई ऐसे भी बोल देते हैं, बस इतना ही है यार। कई ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, इतना भी बहुत है, चलेगा। कुछ और होगा तो और बता देंगे। अच्छा ये थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी मैं आपको बोल दूं थोड़ा सा। मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये ऐसे होती है 1-0। ये अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा बट इट्स ओके, क्वांटम पढ़ेंगे तो आप कोऑपरेट कर लोगे इसके साथ में। मैट्रिक्स फॉर्मेट में बेटा वहीं लिखना था ये, ठीक है। अब ठीक है, हाफ हाफ इस तरीके से। और क्या तरीका हो सकता है, बस यही तरीका है, ठीक है। चलिए बेटा सेकंड पे आता हूं मैं, दूसरा केस पे आता हूं। एस इक्वल टू हाफ एंड एम एस इक्वल टू माइनस हाफ, वो डाउन होएगा और वो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे थोड़ी सी, एस ये एस एम एस है वो किसकी कॉमन आइगन स्टेट है, एस स्क्वायर एंड एस जेड की, जैसे वहां थी है, ठीक है। कॉमन आइगन स्टेट ऑफ, कॉमन आइगन स्टेट ऑफ एस स्क्वायर ऑपरेटर एंड एस जेड ऑपरेटर, ठीक है। अगेन द सेम रीजन कि एस एक्स, वो सारे कम्यूटेटर है ना यहाँ पे भी सेम से ही होते हैं, ठीक है। तो सेम रीजन से एस जेड को हमने प्रिफर किया हुआ है एस स्क्वायर के साथ में कॉमन आइगन स्टेट बनाने के लिए, या कम्यूट करने के लिए, या सीएससीओ बनाने के लिए प्रिफर किया हुआ है। वी कैन ऑल्सो प्रिफर एस एक्स एंड एस वाई ऑल्सो, बट कन्वेंशनली एस जेड को प्रिफर किया हुआ है, इसलिए हम कॉमन आइगन स्टेट ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जेड की बात करते हैं। इसलिए हम एस एम एस नाम से आप स्टेट डिफाइन करते हो, क्लियर है। एमएस है वो एस जेड के करस्पॉन्डिंग है, एस जेड एम एस एच कट होता है, सारी बातें क्लियर है। बढ़ जाओ बेटा, ठीक है सर। दूसरा केस बात करो, दूसरा केस मतलब इसी में ही दूसरी एमएस की वैल्यू, यानी कि एस इक्वल टू हाफ एंड एम एस इक्वल टू माइनस हाफ केस। आई वांट टू सी कि ओरिएंटेशन क्या होगा, थीटा क्या होगा एक्चुअली, ठीक है। तो पहले थीटा निकाल लेते हैं बेटा, बताइए। इसको एस एम एस भी लिखना चाहो जैसे आपने वहां पे लिखा था तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, हाफ एंड माइनस हाफ, आई एम सॉरी, माइनस हाफ, ठीक है। चलिए थीटा बता देते हैं, उसके बाद में इनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं उनको हम लिखेंगे। थीटा हो जाएगा सर कोस इनवर्स ऑफ एम एस ओवर रूट एस एस प्लस 1 होता है, तो सर ये आ जाएगा बेटा, उसी का ही माइनस आ जाएगा, बस कोस इनवर्स ऑफ 1/√3 आ जाएगा, बाकी तो वैल्यू सेम ही है। कितना बताया आपने, 26, वो 54 आ रहा था, ये 25 और 54 कितने होते हैं, 9, 180 हो जाएगा ना दोनों सम, ठीक। या फिर अब ये माइनस है ना, तो ये ऐसे भी तो होता है, माइनस ऑफ कोस इनवर्स 1/√3। आप नीचे से बना सकते हो उसको, वैसे सोच सकते हो, जूम कर सकते हो, बट मैं कहूंगा एक बार के लिए आप जैसा भी है ठीक है, जैसा भी है ठीक है। बताइए ओरिएंटेशन का जो मतलब डायग्राम है वो कैसे होगा, प्रिसिस मोशन वाला डायग्राम कैसे होगा सर, ये ऐसे होगा सर, ये 90 है, तो ये 125,
या आप इधर से 54 बोल सकते हो या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये 125 है। ठीक है बेटा, पहले वाली यहाँ पे थी, ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो इसकी अबाउट सिमेट्रिक भी है, ठीक है, कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, बस मेरे को ये सिर्फ यही दिखाना है तो मैं अभी यही दिखा रहा हूँ। एंड दिस इज एस वेक्टर, दिस इज बी एक्सटर्नल, ठीक है, दिस इज अलोंग जेड कैप एंड दिस विल प्रेसेस अराउंड दिस जेड डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन दिस वे। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेसेस कर रहा हूँ। दिस थीटा विल बी रिमेन फिक्स, बट आई विल से कि दिस थीटा इज हेयर 125 पॉइंट समथिंग है तो 26 डिग्री, ये थीटा फिक्स है, ये फिक्स रहेगा हमेशा। आप थीटा को इधर से भी बोल सकते हैं तो ऊपर से भी बोल सकते हैं, नीचे से डिफाइन करोगे तो अलग तरीके से बोलना पड़ेगा आपको। ऑल सेट। अच्छा, अभी अगर आपसे पूछे कि एस जेड क्या है, सर ये है बेटा, ये ओरिजिन था, आपको पता है ये बात, ठीक है, तो एस जेड क्या है सर, माइनस हाफ एच कैट, बेटा नेगेटिव है, इसलिए एम एस माइनस हाफ, और ये डाउन स्टेट है या नहीं है, अपने आप ही डाउन हो गई, ये 90 वाली वाइब है यहाँ पे, तो डाउन स्टेट है या नहीं है, इसको डाउन स्टेट बोलते हैं। विल बी क्लियर टू यू। अच्छा, आप एस इक्वल टू हाफ के लिए दो ही स्टेट पॉसिबल थी, अप एंड डाउन, ठीक है, इसलिए भी इनको अप एंड डाउन बोला गया। एस इक्वल टू जैसे 1 होगा तो आप ऐसे नाम नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए कुछ और निकालना पड़ेगा तुमको, आया नहीं आया समझ में, उस तो यही फेमस है तो इन्हीं के लिए निकाला हुआ है बस, ठीक है, अप एंड डाउन सिर्फ यहीं पे बात करनी है आपको। तो अभी जो एस एम एस था उसको आप क्या क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ माइनस हाफ लिख सकते हैं सर, सर डाउन बोल सकते हैं इसको, बेटा बोलिए, डाउन बोल सकते हैं सर, इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं। बेटा माइनस किस वजह से लिया होगा सर, बिकॉज एस जेड इज नेगेटिव दैट्स वाई, ठीक है, जेड कंपोनेंट नेगेटिव है। और बेटा इसको हम बोल सकते हैं क्या बोलूं मैं इसको, माइनस तो ही गया, और क्या बोलना था, एरो डाउन साइड में, यस यस, ऐसे करके बोल सकते हो सर। और मैट्रिक्स फॉर्मेट में सर इसको हम लिखते हैं 0 1। ऑल सेट गाइस। चले, स्पेस क्वांटाइजेशन अप एंड डाउन आज क्लियर हुए या नहीं हुए, पहले पता था आपको इस तरीके से अप एंड डाउन का, पता तो होगा, पर मैं पूछता तो तुम ऐसे नहीं बताते, मैं पूछता डायग्राम वायग्राम ये सब पता था आपको, लेकिन मैं पूछता ना अप एंड डाउन तो तुम वही बनाते जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि बी एक्सटर्नल के पैरेलल ऊपर हो सर एस तो होगा अप, नीचे हो तो होगा डाउन, और मैं ऐसे घुमा के मारता तुम्हारे चट, बोलते तुम ऐसे, पक्की बात है, ठीक है, क्लियर सारा कुछ। एक टॉपिक बचता है इस पूरे चैप्टर में, अब वैसे अभी तो 2 बचते हैं एक्चुअली, एक तो बचता है कि दोनों का अब कॉम्बिनेशन होगा। अब आपकी कहानी में 2 चीजें हो गई हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो दोनों एडअप होके एक टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनाएंगे, और फिर हम एटम को उस एक एटम को हम जे वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। भाई जे वेक्टर जाना मतलब एटम जाना, नहीं समझे, एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम, वेक्टर एटम मॉडल बोल दे या वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम, कैसे भी बोल दो उसको, आया समझ में, क्योंकि एटम को हम वेक्टर से डिनोट करने वाले हैं। अभी तक अगर वेक्टर से डिनोट करना होता, अगर स्पिन का कंसेप्ट नहीं आया था तो एटम को किससे डिनोट करना होता, एल वेक्टर से। अब स्पिन का कंसेप्ट आ गया तो एल प्लस एस दोनों वेक्टर के सम से करना पड़ेगा, ठीक है, तो जे से डिनोट करेंगे, ये सब बातें है ना अपन कल करेंगे। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, वेक्टर से एटम को कैसे डिनोट कर रहे होंगे। दूसरा स्टर्न गैला का एक्सपेरिमेंट, कैसे स्पिन कंसेप्ट है वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, क्लियर है, ओके, टिल देन बाय बाय। वन मोर थिंग, आज सैटरडे है, कल संडे है, होपफुली संडे ऑफ है आपका, 3 को आपका टेस्ट है, और मैं कुछ भी इधर उधर नहीं सुनूंगा। आप बोलो कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सीट का मैंने नहीं किया, डिस्कस नहीं हुई सीट, फलाना टिकला, मेरे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन एट बेस्ट जितना कर सकते हो वो करिए, तो संडे लगाइए इस चीज में। वन मोर थिंग, मंडे को है नेट का एग्जाम, ठीक है, तो मंडे आपका ऑफ रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। ट्यूसडे का मैं बता दूंगा आपको, ट्यूसडे भी ऑफ रह सकता है, ठीक है, तो अभी 1-2 दिन की छुट्टी आएंगी आपकी कुल मिला के, मंडे श्योर ऑफ है, ट्यूसडे का मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्यूसडे का मैं उस ब्याह पे बताऊंगा, अगर मेरे पास पेपर बच्चे भेजते हैं, मतलब क्वेश्चन भेजते हैं, मुझे कराना हुआ यूट्यूब पे,
तो वो थोड़ा मैं फिर आराम से तसल्ली से करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं भेजते हैं तो अपनी क्लास लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहीं पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, वेट करिए। अभी एटॉमिक की सीट आपने जो असाइनमेंट 1 है वो पूरा कर लिया होगा, ठीक है। अभी और असाइनमेंट कुछ भी नहीं करना आगे इंस्ट्रक्शन आने तक। आप क्लासिकल पे फोकस रहिए, अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। लक ये है कि आपका STR नहीं आ रही है, ठीक है। STR नहीं आ रहा टेस्ट में, पता है ना ये बात, तो सिलेबस लिख के दिया है। वन मोर थिंग, एक 3 अगस्त को टेस्ट है, दूसरा 10 अगस्त को टेस्ट है। उसमें वो भी क्लासिकल का ही है, उसमें STR आएगा, वो थोड़ा डोमिनेंट रहेगा। आप ये ना सोचे कि STR पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो वो भी था, ठीक है। बाकी पीछे में अब तुम्हें पता रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्स और स्मॉल ऑसिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके रिवाइज करिए, दबा के करिए, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ ये बात। पूरा वाइकिलिम में से पेपर बनता है तो तुम पता है लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है गाइज। और कोई डाउट है आज वाली कहानी में? आज वाली कहानी बहुत सिंपल सी थी, बेसिक सी बात थी सारी, है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स, नॉर्मल फिजिक्स, तो और क्या होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल इजी सी चीज। चलो